how do you define love? It's very complicated. Pebble in a sea. एक जिक्सॉ पजल समझ के वो तो ये फिट कर रहा है पीस. So I love this person. चीटिंग के लिए ना पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया. उन्होंने बोला यहाँ पे इंसान बदल रहे हैं और इंसान हमेशा से बदल रहे हैं. हम लोगों को एज ए मेट्रिक चूज कर रहे हैं उनके सर्टेन चेकलिस्ट्स पे. वो इतना कमाते हैं, वो इतना लंबे हैं, वो इतनी सुंदर है. बातचीत नहीं होती है, लड़ाई से डर लगता है. हम कहते हैं एक बार हो जाने दो लड़ाई, क्या ही फर्क पड़ता है. ब्रेकअप आपको हमेशा एक नई चीज दिखाता है. वो अच्छी है बुरी वो आपका डिसीजन है. ऐसे में एक जना कोई मना कर दे कि मैं थेरेपी के लिए नहीं आऊंगा, इज इट अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? आप अपने पार्टनर का फोन टच करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से आ रहे हैं नो 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 नो. प्रॉब्लम इज इतना मना कर रहे हैं. ऐसा क्या है हो रही है. कई बार जो है कपल्स कैजुअल रखना चाहते हैं बिकॉज जैसे कि हमें करियर पे फोकस करना है, हम बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं दे सकते. इतना ही करियर पे फोकस करना है तो फिर कैजुअल का भी टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? लव गाइस. Today, we're joined by Himadri Sharma and Khushbu Batra, counseling psychologists bringing deep insight into modern relationships. Let's begin this honest and compassionate conversation. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे स्टूडियो की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है. आज हमारे साथ जुड़े हैं खुशबू बत्रा. खुशबू बत्रा एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ये जेनजी की थेरेपिस्ट हैं. वाह. और हमारी दूसरे गेस्ट जो है वो है हिमाद्री शर्मा. हिमाद्री जो है शी इज ऑल्सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और पूर्ण लिविंग की फाउंडर है. हेलो हेलो, वेलकम खुशबू एंड हिमाद्री. हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. ग्रेट. सो आज की कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल ऑफ फन होने वाली है और आई थिंक थोड़ा सा कहीं कहीं हैवी भी हो सकती है क्योंकि हम जेनजी के रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? और ये टॉपिक आजकल का बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें पता है कि कितने जेनजी या कितने यंग अडल्ट हमको कनेक्ट करते हैं फॉर रिलेशनशिप काउंसलिंग. कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ चल रहा है और आई वुड रादर से कि ये लोग बहुत अवेयर भी हो रहे हैं, राइट? शायद हमारी जनरेशन से कहीं ज़्यादा अवेयर हैं सो दैट दे नो कि चीज़ें जहाँ पर सही नहीं चल रही हैं वी कैन गो फॉर अ प्रोफेशनल सपोर्ट, राइट? सो सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विद खुशबू. प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्रॉपरली एंड देन टेल मी कि जेनजी की रिलेशनशिप का स्टेटस है क्या आजकल? Okay, so I'm Khushbu. I'm a psychologist and like ma'am said, I'm a Gen Z therapist. Right. I work a lot with Gen Zs and I'm somebody who practices, I have a private practice, मैं social media पे भी हूँ and मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ connect करना. मैम का जो क्वेश्चन है कि Gen Z का relationship status क्या है, I would like to say it's very complicated because I feel like Gen Zs themselves are a little unsure about what they want and who they are. Not all. But some for sure. But this is a conversation जो हम आगे काफ़ी deeper जाएंगे. तो for now, I'd like to keep my adjective very complicated. Very complicated. Love that. Yes, हिमाद्री. So let's come to you. हिमाद्री, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए and then tell us कि आपके हिसाब से Gen Z का अभी जो रिलेशनशिप का स्टेटस है वो क्या है? हेलो एवरीबडी, नमस्ते. मेरा नाम हिमाद्री है. मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ. मैं 7 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ. मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मैं थोड़ी लकी हूँ इस एस्पेक्ट में कि मैं अलग अलग जनरेशन्स के रिलेशनशिप के साथ काम कर चुकी हूँ और कर रही हूँ अभी भी. तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी और थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से इस क्वेश्चन को बोलूँगी. जेनजीज को टारगेट नहीं करते बट इन जनरल लोगों को टारगेट करते हैं. आई फील लाइक हमेशा से लव थोड़ा और रिलेशनशिप हमेशा से कमिटमेंट थी, लेकिन उसके एडजेक्टिव्स और उसका डेफिनेशन विद टाइम बहुत बदला है. जैसे स्टार्टिंग में जब से जैसे मैरिज का कॉन्सेप्ट था, अलग अलग तरीके से लोग मैरिज करते थे, अलग अलग रीजंस की वजह से लोग मैरिज करते थे. वन वुड बी कि प्रॉपर्टी के लिए बच्ची को दे देते हैं, किंगडम और मिल जाएगा, कंट्रोल मिल जाएगा, आपको पावर मिल जाएगी, या फिर कंपेनियनशिप होने लग गया था. और वो कभी भी रिलेशनशिप्स बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यूज पे बेस्ड था क्योंकि पता था कि शादी क्यों हो रही है. एक्सपेक्टेशंस थी बट सैक्रिफिशियल पावर्स भी उसके हिसाब से थी कि अब हम एक बंधन में हैं
और हमें उसके अराउंड ही सब कुछ करना है। राइट। आई थिंक 2000 से सब कुछ बदलने लग गया रिलेशनशिप का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, विच इज अब लोग अगर रिलेशनशिप आज फेल होती है या कुछ भी इश्यूज होते हैं, लोग अपने आप को क्वेश्चन करते हैं। तो इट्स लाइक मैंने क्या कर दिया, मुझसे मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि आज की डेट में रिलेशनशिप आपके एक आइडेंटिटी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि वो अलग अलग सेक्टर्स को इतना एम्पावर नहीं इतना पावर दे देता है और वो एक आइडेंटिटी के बाकी सब थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। तो आई थिंक यही कॉन्फ्लिक्शन है, यही कॉन्ट्रडिक्शन है आजकल की रिलेशनशिप्स का इन जनरल, एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल टू सी। एंड अभी भी बहुत बदलेंगी, अभी के लिए तो इतना ही, जैसे खुशबू ने बोला आगे बढ़ते रहेंगे कॉन्वर्सेशन के साथ। आई नो एंड सो ब्यूटिफुली यू सेड कि बदल रही है रिलेशनशिप की डेफिनेशंस, बदल रही हैं रिलेशनशिप में, हमारी कमिटमेंट लेवल्स भी बदल रही हैं आजकल, राइट? और पहले हम शायद इतना ज़्यादा रिलेशनशिप और मैरिज का मतलब फैमिली सोसाइटी ज़्यादा होता था, राइट? तब हमारा इंडिविजुअली इतना से नहीं था। आजकल रिलेशनशिप के अंदर इंडिविजुअल का से ज़्यादा है, सोसाइटी का और पेरेंट्स का या फैमिली का से उतना नहीं रहा है, और जिसकी वजह से हम क्लियर कट देख रहे हैं कि उसका नेचर चेंज हो रहा है, उसका स्टेटस चेंज हो रहा है, मैरिज का भी रिलेशनशिप का भी। और आजकल के बच्चों में जब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बहुत ईजिली बनते भी हैं और बहुत ईजिली टूटते भी हैं, राइट? हम लोग, हमारा टाइम में याद करूं तो इक्का दुक्का हमारे में से कोई ऐसा मिलता था, अरे ये पता है ये इसका किसी के साथ चल रहा है, ऐसी स्टोरी बनती थी हमारे टाइम में, इतना कॉमन नहीं था। पर हमारे आई थिंक आजकल जो सिनेरियो है वो उल्टा हो रहा है कि अरे यार इसका तो किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि अब तो सबका ही रिलेशनशिप्स इतने इजीली बनते हैं, पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। पहले छुपा छुपी होती थी कि हमें अपने पेरेंट्स को पता ना चल जाए, आसपास के लोगों को पता ना चल जाए, पर आजकल बहुत नॉर्मली लोग लेते हैं कि ठीक है ये किसी के साथ है, पेरेंट्स को भी पता होता है कि किसी से बात कर रही है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो चीज़ें बहुत इस लेवल पे नॉर्मलाइज हो गई हैं, राइट? इसीलिए रिलेशनशिप जुड़ भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। खुशबू, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जेनजी थेरेपिस्ट हैं, तो रिलेशनशिप के टूटने का क्या स्टेटस है, कितना आपको ब्रेकअप दिख रहे हैं, होते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या रहता है उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर? सी, रिलेशनशिप्स का जुड़ना और टूटना बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन व्हाट मेक्स जेनजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट इज जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमारे पास आ गई है, राइट? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाइक AI और लाइक डेटिंग एप्स और इंस्टाग्राम, ग्लोबलाइजेशन इन अ वे हमें कनेक्टेड रखती है, लेकिन उस कनेक्शन के वजह से भी हम थोड़े अपने लोगों से भी दूर चले जाते हैं, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी इज अ थिंग, राइट? अब अगर मुझे किसी अपने पार्टनर की एक चीज अच्छी नहीं लगी, राइट, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन इट, नाउ आई हैव एन ऑप्शन कि ओके लेट मी जस्ट लीव दिस रिलेशनशिप, आई विल डाउनलोड अ डेटिंग ऐप एंड आई हैव 500 अदर ऑप्शंस। तो ब्रेकअप भी इजियर हो गया है एंड रीबाउंड सिस्टम भी इजी हो गया है, राइट? हम लोगों को एज अ मेट्रिक चूज कर रहे हैं उनके सर्टन चेकलिस्ट्स पे कि वो इस डिग्री से आए हैं, वो इतना कमाते हैं, वो इतना लंबे हैं, वो इतनी सुंदर है, रादर देन सीइंग कि उनकी इमोशनल कैपेसिटी क्या है, वो कितनी अवेलेबल है हमारे लिए, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन जस्ट हाउ जेनजी के रिलेशनशिप्स sort of evolve होते हैं, positive and negatively. Not all relationships are like that, but again relationships को beautifully evolve होने के लिए भी एक sense of maturity चाहिए, right? जो कि हमारी generation में है, definitely, because accessibility है and awareness है, right. लेकिन हम उसका कैसे use कर रहे हैं, that's more important. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ खुशबू, कि जो तुम्हारे पास जेनजी ज़्यादा आते हैं, राइट, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तुम्हें उनके अंदर क्या दिखता है, रीजंस कौन से दिखते हैं ब्रेकअप के ज़्यादा? मोस्टली अटैचमेंट इश्यूज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, लोगों के अटैचमेंट इश्यूज जो एंग्शियस होते हैं, अवॉइडेंट होते हैं, जो हमारे चाइल्डहुड से फॉर्म होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे केयर गिवर्स के रिलेशनशिप्स फॉर्म्स होते हैं, राइट, जिस वे में,
एंड द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट जेनजीज इज उनकी अवेयरनेस बहुत हाई है. आई हैव क्लाइंट्स दैट कम टू मी एंड टेल मी, ओ आई हैव एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल एंड मुझे ना अच्छा नहीं लगता मेरी बॉडी में हाउ आई फील व्हेन आई गेट डिस्टेंस फ्रॉम माई पार्टनर. आई विश टू वर्क ऑन दैट. मुझे काम करना है उस पर, मुझे बेटर फील करना है अपने रिलेशनशिप में. एक वो एस्पेक्ट है. डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हमारी सेल्फ इस्टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हमारी इनसिक्योरिटीज भी हमारे रिलेशनशिप में बहुत इम्पैक्ट करती है. अगेन इंस्टाग्राम पे हम बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोगों को देखते हैं, वो कभी कभी और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी इनसिक्योरिटीज को और फ्लेयर करती हैं, राइट. एंड वही इनसिक्योरिटीज बहुत अगली टर्न ले लेती है रिलेशनशिप्स में, राइट. सो हमारा रिलेशनशिप विद आवर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, राइट. जो कि जेनजीज आर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट बिकॉज थेरेपी एक्सेसिबल है, नॉलेज एक्सेसिबल है. सो ट्रू खुशबू, जैसा तुमने बोला कि हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं हम दूसरे के साथ रिलेशनशिप अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बनाते हैं, राइट. और अगर ब्रेकअप हो रहा है तो यू मीन टू से कि कहीं ना कहीं हमारी इतनी अवेयरनेस एंड वी अंडरस्टैंड एज ए जेनजी, मैं बात कर रही हूँ, हाँ तुम ये समझो कि जेनजी इस बात को समझता है कि अभी मेरा इसके साथ नहीं जम रहा है, तो वो कहीं डिसीजन ले पाता है ब्रेकअप का. और दूसरा तुमने बोला कि एक्सेसिबिलिटी बहुत है, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी एप्स हैं, लोग बहुत अवेलेबल हैं, तो कोई नहीं जम रहा है तो आप इजीली स्विच करने के लिए आपके पास दूसरा बंदा है भी, जो शायद पहले चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी, राइट. ये दो पॉइंट आपने बोले, है ना. हिमाद्री, आप क्या कहना चाहोगे? दो चीजें हैं. Whatever Khushbu said, absolutely relevant, but also patience, fear, and comparison. बहुत ये तीनों के चक्कर में I feel like बहुत सारी complications बन जाती है. Patience to actually match the right person, के सही वाला इंसान मुझे मिल जाए. अब सही वाला कौन होगा? प्रॉब्ली आपका पैरामीटर अलग है. आपका पैरामीटर होगा कि मुझे इमोशनली समझे, मुझे फिजिकली वो इतना प्यार करे, अगर आपका जो लव लैंग्वेज है उसको समझे, वो गेस कर ले मेरे माइंड में क्या चल रहा है, वो हमेशा पूरी तरह मेरे लिए डिवोटेड रहे. तो एक्चुअली एक इंसान को एक इंसान की तरह नहीं देखना, बट उनको एक्चुअली एक और ऊपर एक दर्जा दे देना जहाँ पे आप डिवोटेड हो उनके लिए. वो आई थिंक हमारी जो फोकलोर से आती है और स्टोरीज से आती है ना. जैसे बचपन में आई रिमेम्बर मेरी फेवरेट स्टोरी थी स्नो वाइट, सिंड्रेला, ये जो सारी फेरी टेल्स थी. एक लड़कियों को हमेशा एक आइडिया दिया था कि आपके लिए एक प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, और वो प्रिंस चार्मिंग आपका गोल है ऑफ लाइफ, राइट. आपने हर एक रिलेशनशिप देखी, प्लस जो हमारी इननेट नीड है टू बी वैलिडेटेड, सिक्योर फील करना, लव फील करना, सीन फील करना, हर्ट फील करना, दैट इज देयर ओनली. बट उसका मीनिंग आज बदल गया. अब मीनिंग ये नहीं है कि मुझे समझो या फिर मुझे देखो. इट्स लाइक मुझे नहीं समझ रहे. डिफरेंस ये है कि आप दूसरे इंसान को भी तो इंसान वाला दर्जा नहीं दे रहे, वो भी तो आपसे सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. कंपैरिजन, क्योंकि लाइक खुशबू से एक्सेसिबिलिटी इतनी है, राइट. अगर इसके साथ नहीं चल रहा, मेरे पास और ऑप्शंस है, मैं और देख लूंगा, राइट. कुछ और वो नहीं है या मैं और देख लूंगी. बिकॉज आपको पता है कि आप जिस भी स्टेज पे हो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप कमिटेड, एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन, क्या आप इस टाइम पे एक बस डेटिंग वाला चीज देख रहे हो या समथिंग दैट्स लॉन्ग टर्म. बिकॉज मेरे लिए, मेरे एक्सपीरियंस में हमेशा जो मैंने रिलेशनशिप दैट एक्चुअली वर्क आर द मेसिएस्ट, वो आपको हमेशा आपको एक ट्रू मिरर दिखाती है, या फिर आपको वो इतना तंग करती है, छोटी छोटी चीजें आपको तंग करती है. बट इफ टू पीपल आर एक्चुअली कमिटेड टुवर्ड्स ईच अदर, इट वर्क्स. वो तरीका आपको अपना बात करने का नहीं होगा, इंसान समझ जाएगा. मैं भी अगर मेरा भी मूड खराब है, इसका भी मूड खराब है, एक को अडल्ट बनना पड़ेगा. अगर ये आपको लग रहा है कि ये साइकिल के चक्कर में आप पेशेंस लूज कर लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि एक लड़ाई हो गई है, ये तो हमेशा होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी बहुत रीसेंट फैक्ट्स को देख के अज्यूम करता है चीजें एंड मेक सेंस ऑफ थिंग्स, राइट. तो आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट योर ब्रेन, योर पेशेंस, द कंपैरिजन, और आप उसको कैसे आगे लेके जा रहे हो. और फियर, जो हमें वल्नरेबल नहीं होना क्योंकि हमें हर्ट होगा. दूसरा इंसान हर्ट करेगा, लेकिन आप ये नहीं करके अपने आप को रोज हर्ट करते हो. वो चलता है, बट दूसरा इंसान करेगा तो नहीं चलेगा.
ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आई कैन अंडरस्टैंड. सो यू सेड कि पेशेंस का होना, चीज़ों को टॉलरेट कर पाना और ये समझना कि रिलेशनशिप में दोनों ही तरफ से मतलब सामने वाला कभी समझ भी सकता है और कभी नहीं भी समझ सकता है, बट यू विल हैव टू टेक कि यार कम से कम मैं इतना अपने आपको ये बताऊं कि ये जो चलेगा उसको मैं बेयर कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को टॉलरेट कर सकता हूँ. रिलेशनशिप में कमिटमेंट हमेशा ऊपर है. अगर मैं कमिटमेंट के साथ चल रहा हूँ तो चीज़ें ऊपर नीचे जा भी रही हैं तो स्टिल आई कैन गो ऑन विद द रिलेशनशिप. पर जब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं करना सामने वाला क्या कर रहा है, तो मैं फटाफट से कॉल ले लेता हूँ. क्योंकि एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, तो चीज़ें बहुत जल्दी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हैं. फिर आप ब्रेकअप की तरफ चले जाते हो. और एंड आई एम श्योर ब्रेकअप्स के अपने इम्पैक्ट हैं. आई वुड लाइक टू आस्क यू हिमाद्री कि आप ब्रेकअप के क्या इम्पैक्ट देते हो जब भी कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है और जिसने अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप से गुजरा है. यू नो, ब्रेकअप डन राइट, अगर अच्छे से एक चीज से हील होके निकल गए, ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आपको वो कुछ सिखा के जाती है रिलेशनशिप. लेकिन अगर आपने उस सिचुएशन को एक अनहेल्दी तरीके से पकड़ लिया और एक पैटर्न बना लिया, वो आपको सबसे ज्यादा तंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, लोनलीनेस ज्यादा फील होती है और हम सब ना कंफर्टेबल नहीं होते अपने साथ बैठने में somehow. मुझे बड़ा मजा आता है, वो अब आने लग गया है आफ्टर अ लॉट ऑफ हीलिंग. बट स्टार्टिंग में मुझे भी, क्योंकि ये हमारे नेगेटिव इमोशंस है राइट, गुस्सा आना, लोनली फील करना, ग्रीफ फील करना, लॉस फील करना, मुझे अलाउड नहीं था ये बचपन में फील करना. मैंने किसी को देखा नहीं अपने आसपास जो ओपनली ये सारी चीजें फील कर रहा हो. तो मेरे लिए अब जो है अंदर रखो. अब प्रॉब्लम ये है, अंदर रख रहे हो, उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हर चीज एम्पलीफाई होगी निकलेगी, क्योंकि आपका हर एक इमोशन एक थॉट के साथ कनेक्टेड है. Right. अब वो थॉट एम्पलीफाइड निकल रहा है क्योंकि आपकी बॉडी का काम है आपको बचाना, प्रोटेक्ट करना, और वो आपको तभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स में ज्यादा अलर्ट रहता है बॉडी को, क्योंकि वो आपको इन जनरल बताते हैं ये वाली चीज पहले देखी है, ये हुआ था, संभाल के चलो. तभी हार्ट बीट तेज होती है, ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में थोड़ा कम हो रहा है, एंड यू फीलिंग वेरी अनईजी अबाउट दिस. बट इफ डन राइट अगेन, अगर आपने अपने आप से वो मुश्किल सवाल पूछ लिए, वो साइलेंस में बैठना सीख लिया, वो चीजें कर ली जो आप एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई और आके आपको हील करके जाएगा, नथिंग लाइक इट. मेरे एक्सपीरियंस में ब्रेकअप आपको हमेशा एक नई चीज दिखाता है. वो अच्छी है बुरी, वो आपका डिसीजन है. सो ट्रू, सो ट्रू. खुशबू, आप क्या बताओगे इसके लिए? आई लव व्हाट शी सेड कि ब्रेकअप आपको कुछ नया सिखाता है, एंड द वे यू लुक एट अपना ब्रेकअप, आप जैसे अपने आप को ट्रीट करते हो उस पेनफुल टाइम पे, कैन रियली ब्रिंग यू वेरी क्लोज टू योरसेल्फ. एंड जब आपका रिलेशनशिप अपने साथ बहुत ब्यूटिफुली हील करता है, वो ब्रेकअप एक्चुअली एक ब्लेसिंग बन जाता है फिर. लाइक मेरा ये कहना है जिंदगी में जो मैंने सीखा है कि यू विल नेवर रिग्रेट द लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप इफ इट ब्रॉट यू क्लोजर टू योरसेल्फ एवर. एंड ब्रेकअप्स पे हम अपने आप को खो जाते हैं. तो अपने आप को वापस लाना, अपने आप से वापस दोस्ती करना, अपनी जिंदगी को वापस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आई थिंक ये पॉजिटिव हो सकता है, पेन भी एक पैशन बन सकता है इन अ वे. पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है. जैसा हिमाद्री ने बोला कि यस, अगर कोई प्रोसेस कर ले जाता है, कोई लर्निंग ले पाता है, हील हो जाता है, पर ऐसा हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता. एंड ऐसे हम देखते हैं कि जब ये ब्रेकअप होता है, उसका आफ्टर इम्पैक्ट जो है, जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है कि बहुत ज़्यादा फिर खुद के लिए लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट हो जाना, खुद को कहीं ना कहीं जज करने लगना कि मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, आगे जाकर के रिलेशनशिप को और ज़्यादा टाइटली होल्ड करने की कोशिश करना, वहाँ पर वैलिडेशन सीख करना, ये भी इसके इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? या बिकॉज ब्रेकअप, सी एक जब रिलेशनशिप एंड होता है ना, आप उस रिलेशनशिप को नर्चर करते हो विथ योर टाइम, विथ योर लव, विथ योर एफर्ट, विथ ड्रीम्स ऑफ अ फ्यूचर. जब वो टूटता है ना, एक रियलिटी जो आपने सोची थी आपकी होगी, वो टूट जाती है. एंड इट्स लाइक अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन. इट्स लाइक डेथ इन सम सिचुएशंस, द काइंड ऑफ पेन दैट पीपल फील. उन इमोशंस को डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड वो एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि एम आई रेडी एंड ओपन टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि अब मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे बहुत गंदी एंजाइटी फील हो रही है, आई कैन फील मेरा चेस्ट बंद हो रहा है, आई एम मिसिंग देम अ लॉट, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी जिंदगी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है इस रिलेशनशिप के अलावा.
क्या मैं अपने आप को स्पेस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ टू फील एंड देन टू पिक माई सेल्फ अप, or do I want to take, like she said, the road of avoidance? Let me just go do XYZ things so that I don't feel, so that I suppress, because it's fear of those heavy emotions. I would just like to add something here. ब्रेकअप की हम जब बात करते हैं, I think पहला माइंड में थॉट आता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, पर कितनी सारी रिलेशनशिप्स एक्चुअली ब्रेकअप के थ्रू होती है. फ्रेंडशिप्स में होता है ब्रेकअप, इतना हार्ड हिटिंग होता है, बिकॉज गर्ल फ्रेंडशिप्स का तो अलग ही बॉन्ड है, इतना ओपन होते हैं वो, इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं, चीयर लीडर्स होते हैं. लेकिन जब दो फ्रेंड्स का ब्रेकअप होता है, नथिंग लाइक अ हार्ट ब्रेक. मतलब हार्ट ब्रेक तो डेफिनेटली, बट सोल सोल क्रेंचिंग. मेरी एक दोस्त का, मेरी 3 दोस्त है और मेरी एक से इतनी 15 साल से हम फ्रेंड्स हैं, हमारी बस 2 बार लड़ाई हुई है, हमने 1 साल बात नहीं की. और वो 1 साल मुझे याद है, मैं रोज रात को रोई हूँ, मैंने रोज उसको मिस किया, मैं टेक्स्ट नहीं करूंगी, ऐसे कैसे बोल दिया, या ऐसे कैसे कर दिया, मुझसे अलग थिंकिंग रखने की कोशिश कैसे हो गई, ऑल ऑफ दैट. बट जब हम मिले ना, वो कभी लगा नहीं कि 1 साल हो गया, इट वाज लाइक हग्स एंड किसेस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे थे, बट उस टाइम पे समझने की क्षमता नहीं थी एक दूसरे को. लेकिन जब हमने वो टाइम लिया, हमें समझ आ गया. फैमिली ब्रेकअप्स कितने होते हैं, आई थिंक वो सबसे ज्यादा तंग करते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली तो आपका फाउंडेशन थी फॉर सिक्योरिटी. आपको अगर वेरी स्मॉल एग्जांपल, अगर एक लड़की अपने बोलते हैं पापास प्रिंसेस, डैड इतने इमोशनली अवेलेबल नहीं होते क्योंकि उनके पास अलग प्रायोरिटीज थी. वो लड़की एक्चुअली बस ये सोच रही है कि मेरे डैड जैसा, दैट्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लव शी नोज. एंड वहाँ पे जब वो थोड़ा सेंस बनाने लगती है चीजें, जब रियलिटी हिट होती है, वो भी ब्रेकअप ही है, राइट? इट्स लाइक आई अंडरस्टैंड यू बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड मी. ये आगे, इसके आगे नहीं बढ़ा सकती मैं, या इससे ज्यादा मैं इसको और प्यार नहीं दे सकती, बिकॉज अब डेड एंड है. और वो मैं समझ सकती हूँ, आप अलग हो, मैं अलग हूँ. वो एक्सेप्टेंस के साथ आया, लेकिन वो भी ब्रेकअप है. मैंने एक आइडेंटिटी को छोड़ दिया, अब इसके बाद क्या? I got that so beautifully. You said कि ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होता है, दूसरे रिलेशनशिप में भी बहुत होता है, और शायद इसको तो हम कंसीडर भी नहीं करते कई बार, है ना. रोमांटिक रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, वहाँ पर होने वाले ब्रेकअप्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है. अरे मेरा ब्रेकअप हो गया है तो हमें टाइम चाहिए रिकवर करने का. एंड पीपल अंडरस्टैंड ऑल्सो, फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ऑल्सो कि इसका अभी ये ब्रेकअप हुआ है, इसको टाइम चाहिए. लेकिन एक फ्रेंडशिप अगर टूटती है तो कोई नहीं समझता कि ये भी कितना गहरा घाव होगा. या फैमिली में अगर किसी तरीके का ब्रेकअप होता है तो वहाँ पर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हो कि ये इसके साथ क्या चल रहा होगा. वो उल्टा उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है, आई वुड से, इन अ सोसाइटी और इन अ पर्सन एज वेल, राइट. लेकिन अगर ब्रेकअप यहाँ हो रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेंस आ रही है कि मैं समझ गई मैं कौन हूँ, मैं समझ गई आप कौन हो, इसके आगे नहीं जा पाएंगे, इससे ज्यादा मैं इसको और नर्चर नहीं कर सकती. अब आएंगी बाउंड्रीज, अब आएंगी लिमिटेड कॉन्वर्सेशंस, अब आएंगे सेंटेंसेस, तुम तो कितने बदल गए हो. सारा एक साथ होगा, बट वो चॉइस आती है. कभी कभी वो जो चॉइसेस, आई थिंक ब्रेकअप्स की इन जनरल तंग करती है, जब चॉइस आपकी खुद की नहीं होती है, वो ज्यादा तंग करती है. सो ट्रू. आजकल कमिटमेंट लेवल क्या देख रहे हो आप लोग, इफ आई आस्क यू खुशबू? कमिटमेंट लेवल, पीपल आर, उनका कमिटमेंट इज कम्प्लीटली रिलायंट कि वो कितने इमोशनली अवेलेबल है. ओके, राइट. एंड आई थिंक जेनजीज हो या मिलेनियल्स हो या बूमर्स हो, हम एक रेशियो नहीं बना सकते कि कौन किस जनरेशन में ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल है या नहीं, राइट. मैं हमेशा कहती हूँ हमारी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी अगर हम में है, कम्स फ्रॉम आवर नर्चरिंग स्पेस. हम हमारे केयर गिवर्स के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप था, उन्होंने हमारी इमोशनल रेगुलेशन को कितना नर्चर करा है, हमारी इमोशनल अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी वो डिसाइड करता है. लेकिन जेनजीज का क्या है, आई ऑलवेज से दिस, जस्ट बिकॉज आपका चाइल्डहुड एक सर्टेन वे में, आपकी वो डेस्टिनी नहीं बनता. आप अगर 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अवेयरनेस में आता है, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, चेंज कैन हैपन. So true. So कमिटमेंट उतना ही है जितना पहले जनरेशंस में था. आई डोंट थिंक कि हम जेनजीज को ऐसे एक कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो कमिटमेंट फोबिक है, क्या वो नहीं करते. हाँ, एक डाउट या एक क्वेश्चन इसलिए आता है जेनजी के ऊपर क्योंकि बहुत जल्दी रिलेशनशिप में ये लोग
चेंज कर लेते, फ्लिप कर लेते, राइट। ब्रेकअप्स भी हमारे टाइम में नहीं होते थे इतना ज़्यादा। हम लोगों को क्या होता था कि हमारे को शायद चॉइस नहीं थी। जब चॉइस नहीं होती है तो आप एक्सेप्टेंस मोड में ज़्यादा जाते हो। जैसा हिमाद्री ने बोला कि आप फिर ना टॉलरेट करने की पावर आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो कि यार मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे को माँ बाप ने शादी में डाला है और मुझे इसको निभाना है। एक सोसाइटी का एक नज़रिया ऐसा था कि अकेला इंसान या डाइवोर्स एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाना, तो आप उस तरफ भी सोचते नहीं थे। जब आप सोचते नहीं थे तो आप क्या करते थे कि छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, उनको सहन करने की अपनी पावर को बढ़ाना ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट करते थे, क्योंकि वो रास्ता बंद है। अभी क्या हो रहा है, उनके लिए वो रास्ता ओपन है। उनको पता है कि ये शादी वर्क नहीं करी तो हम निकल सकते हैं इजीली बाहर। शादी तो छोड़ दो, अभी हम रिलेशनशिप में आते, तो ये रिलेशनशिप अगर वर्क नहीं किया तो मेरे पास और लोग हैं और मुझको और अच्छा भी मिल सकता है। कई बार क्या आता है कि अरे शायद कोई गलत चॉइस तो नहीं हो गई, मे बी मुझे कोई अच्छी मिल सकती थी। तो ये एक माइंडसेट जो है ये कमिटमेंट को थोड़ा सा डाइल्यूट करता है। कमिटमेंट का लेवल जो हमारे लेवल पे होता था, क्योंकि हमको पता था कि ऑप्शन नहीं है तो हमको 100% कमिटमेंट देना ही देना है ना, ये वहां से आता था। अब क्योंकि हैं ऑप्शंस तो शायद हम डाइल्यूट हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी है कि मेरे को ये पसंद नहीं और मेरा ब्रेकअप हो गया, इंस्टेड ऑफ ओके लेट मी सिट विद हाउ आई फील, बम्बल डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट, थोड़े टाइम के लिए किसी से बात कर लेता हूँ। डिस्ट्रैक्शन है, बेटर फील होगा, जो मैं फील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो फील हो रहा है वो अवॉइडेंस हो जाएगा, राइट। एंड अगेन दैट फ्यूल्स द कमिटमेंट एरिया ऑफ आवर इन जनरल, बिकॉज हम हील नहीं करते उन प्रीवियस रिलेशनशिप्स, हम बैठते नहीं हैं अपने इमोशंस के साथ, हम वही बैगेज ले जाते हैं अपने दूसरे इक्वेशन में भी। सो वो एक पैटर्न बनता रहता है, लाइक शी सेड, लाइक द कॉन्वर्सेशन वी हैड अर्लियर ऑल्सो, कि आपका जब ब्रेकअप होता है कि आप पे है कि आप रेडी हो, आर यू रेडी टू सिट विद, आप कैसे फील कर रहे हो, टू वर्क ऑन what went wrong and how you feel, right, to learn तो from आपने it. कितना हील किया, कितना लर्न किया उसके लिए अपने आप को बहुत टाइम देना पड़ता है, एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते फिर अपने आप को। ट्रू। हिमाद्री, आप क्या बताएंगे कमिटमेंट के बारे में, कि अभी हमारा रिलेशनशिप में कमिटमेंट आप मतलब आई कैन सी कि अब तो जेनजी का ही नहीं, हमारे अपने रिलेशनशिप्स भी, क्योंकि अब इतना ओपन हो गया है, और सोशल मीडिया कह लो या जो भी कह लो, समाज सोशली हम इतने चेंज हो गए हैं कि हमारे ही एज के बहुत सारे लोगों के बाहर हुकअप्स चल रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, मैरिजेस से बाहर आना आसान है। अब वो पहले वाला रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो एक एज के बाद भी, 50 के बाद भी लोग डाइवोर्स कर रहे हैं, 60 के बाद भी कई बार लोग डाइवोर्स कर रहे हैं, राइट। तो वो सोसाइटली, कल्चरली भी हम बहुत बदल गए हैं। तो फिर कमिटमेंट के बारे में रिलेशनशिप में आप क्या बताएंगे? मैम, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि लोग कमिटेड होना चाहते हैं, बहुत जोर से होना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली होना चाहते हैं, बट व्हाट लैक्स इज द कम्युनिकेशन। अपने आप को जानते नहीं हो, अपने आप को नहीं समझते, कम्युनिकेशन समझ ही नहीं आ रही, स्टार्ट कैसे करनी है। मैं अगर कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करने के, तो इट्स मोर लाइक कि एक लड़की है, वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही है, वो बहुत टाइम से बोल रही है कि मूवी देखने जाना है। अब बॉयफ्रेंड का ब्रेन स्लो प्रोसेस करता है, इन जनरल फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग, मल्टीटास्किंग भी नहीं कर सकता। अब वो फोन पे देख रहे, बोले हाँ चल लेंगे, वो फिर उसको याद दिला कि हमें मूवी जाना था, वो फिर कुछ और बिजी है करने में, हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं, उसने उस टाइम के लिए अवॉइड कर दिया। लड़की को क्या फील हुआ, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट हर्ड। लड़का क्या कर रहा है, यार आई हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, मुझे घर पे ये करवाना है, मुझे ऑफिस का काम है, मुझे ये करना है, मेरी दोस्त ने मुझे उस दिन कुछ बोला था, सब कुछ चल रहा है, आप अटेंटिव नहीं हो, माइंडफुल नहीं हो। अब कम्युनिकेशन क्या, तुम हमेशा ऐसे करते हो, अब वहाँ पे लेबलिंग आ गई, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, तो फिर उस टाइम सब कुछ याद दिला दिया जो हुआ। फिर लड़की को बुरा फील होता है कि सॉरी, मैं मतलब मेरी गलती होगी, मतलब मैंने वो रैशनलाइज करने लगती है। अब इशू यहाँ पे क्या आया, तुम साथ में नहीं थे, तुम थे फिजिकली साथ में, तुम माइंड में कहीं और थे, मेंटली नहीं हो, तुम मेंटली कहीं और हो, विच इज ऑल्सो नॉट फेयर। फिर क्या आया, इमोशंस आ गए, एम्पैथी स्ट्राइक हुआ, गैस लाइटिंग हो गया, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेकिन लेबलिंग भी तो हुई, अटैक तो दोनों तरफ से हो रहा है। अब जब वो गेम आपकी
प्यार वाली नहीं बनती रिलेशनशिप, वो वाला कमिटमेंट तो अभी साइड चला गया। हाँ अभी दो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं और दोनों एक बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। अगर आप दो फाइट्स देखो एज अ थर्ड पर्सन, आपको समझ आएगा कि दोनों का चाइल्ड कितना इन्वॉल्व है। राइट कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनको प्रॉब्ली कमेंट याद आ रहा है उनका चाइल्डहुड का, या उनको कुछ याद आ रहा है, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं और दोनों ही नहीं रुक रहे। अब इसमें क्या सोल्यूशन आएगा? अब ये पैटर्न बन गया, उस टाइम के लिए चलो सॉल्व हो गया, अवॉइडेंट आ गया, हम बात नहीं करते अभी, चलो छोड़ो। तो फिर कब बात करो? बात तो करनी है, इशू था, सोल्यूशन नहीं निकलेगा बात नहीं सो की ट्रू। तो बैठो। अगर कमिटमेंट दिया है, पता है यही है इंसान जिसके आपके साथ यू कमिटेड योरसेल्फ टू, बैठ के समझो। सो ट्रू। और तुमने सही कहा है कि बातचीत नहीं होती है, लड़ाई से डर लगता है। हम कहते हैं एक बार हो जाने दो लड़ाई, क्या ही फर्क पड़ता है, एक बार बात कर लो, जोर से चिल्लाने का माने चिल्ला लो सामने वाले के ऊपर, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। पर कई बार हमारे शायद हम लड़ाई झगड़ों से, डर लगता हम है। कम्युनिकेशन से इतना डरते हैं कि अगर हमने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो सामने वाला मुझे कमज़ोर समझने लगेगा, सामने वाला जो है हमारे ऊपर चढ़ जाएगा कि हम अपने दिल की। और तुम बोल रही हो कि ये बोलता है कि मैंने इस समय ऐसा किया था, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। मैं कहती हूँ ये तो कहते ही नहीं है, अगर ये बोल दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर सामने वाले ने कहा कि यू डोंट लव मी, तो मेरा ध्यान नहीं रखते हो, मेरा मैसेज नहीं देखते हो, हमेशा ऐसा करते हो, दे विल स्टार्ट पुटिंग इट इन देयर हार्ट ओनली। और वो उसके ऊपर ना फ्लैशबैक करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम समझती नहीं हो, तुम सारा दिन ऐसे करती हो। वो ये नहीं बोल रहे कि तुम ये एविडेंसेस देखो कि भाई मैंने आज नहीं मैसेज देखा या आज तुम्हारे साथ नहीं गया तो तब तो गया था, तब तो किया था। इतना बोलने में भी बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाएंगी। वो ये नहीं बोलते, वो कहते तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, बोलेगा तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, एंड देन फिर तुम्हारा तो रोज का है, तुम्हारा तो रोज का है, तुम तो यही समझती हो, तुमको मतलब लाइक वो वैसा चलता रहता है। तो यू सेड इट ट्रूली कि कम्युनिकेशन गैप बहुत आ रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और ये पैटर्न कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से हमारे आ रहे हैं। और ये भी तो है, तभी तो हम ऑप्शंस भी देख रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन टेम्परेरीली मिल रही है। राइट तुम उनके साथ नए इंसान हो, तुम तो नहीं कर रहे हो उनके साथ वो वाली बातें, तो उनको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। मेरे ना कोर्स में बहुत ब्यूटीफुली एक डिस्क्रिप्शन था, मेरा चीटिंग के लिए ना पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया। उन्होंने बोला जब से मैरिज है तब से चीटिंग है, ठीक है, ये दोनों साथ में चल रहे हैं तब से। आज इशू है क्योंकि आज अगर किसी ने चीट कर दिया तो लोगों को लगता है उनकी आइडेंटिटी पे है, यू नो, कि मुझ में क्या कमी थी। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पॉप्स अप। और ये लड़का लड़की दोनों के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे इंसान बदल रहे हैं, और इंसान हमेशा से बदले हैं, जनरेशंस बदली है, इंसान बदले हैं, और हर साल, मुझे याद नहीं मैं पिछले साल क्या थी, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन टुडे, बट वो चेंज क्या मैं खुद फील करती हूँ, क्या मैं इन ट्यून हूँ अपने चेंजेस के साथ, अपने इमोशंस के साथ। कि अगर मुझे लगता है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं ऊंची आवाज़ में डर जाती हूँ, तो मुझे ऊंची आवाज़ अच्छी नहीं लगती, मैं ये अपने सारे लोगों को बता चुकी हूँ, जहाँ पे आवाज़ ऊंची होगी मैं निकल लूँगी, मैं नहीं रह सकती, आई विल बी वेरी एंशियस एंड इट्स नॉट फेयर टू मी। मेरा यही एग्जैक्ट वर्ड्स थे। अब बाकी उनकी चॉइस थी, थैंक गॉड, टचवुड थोड़ा लकी निकली कि लोगों ने रिस्पेक्ट किया वो चॉइस, किया, वो मेरे साथ नहीं चिल्लाते या मेरे सामने नहीं चिल्लाते, और कभी कभी जब चिल्ला भी देते तो सॉरी बोल देते कि सॉरी सॉरी, यू नो, थोड़ा टोन डाउन करके। ये मुझे पता था मेरे बारे में, तभी मैंने बताया, कन्वे कर पाई, और कन्वे कर पाई क्लैरिटी के साथ, लेबलिंग के बिना कि मेरी प्रॉब्लम है, आप नहीं सॉल्व कर सकते बट हेल्प करो सिचुएशन में। So true. दूसरे लोगों ने हेल्प कर दी, सपोर्ट दे दिया, अब मैं बेटर हूँ, अब मैं रिलेशनशिप अपनी बेटर मेंटेन कर पाती हूँ, विद क्लैरिटी कर पाती हूँ। इतनी ही सी बात है। सो ट्रू एंड आई थिंक यहाँ पर कहीं हम लैग कर जाते हैं, एंड यू आर राइट हियर कि कमिटमेंट हम सबके अंदर है और हम चाहते हैं, जैसे तुमने बोला बहुत जोर से आता है, आई कैन रियली वाउच फॉर इट कि हम सब कमिटेड होना चाहते हैं, पर कई बार अपने इमोशंस हमारे खुद के इतना डिफिकल्ट, जैसे खुशबू ने बोला था कि हमारा जेंजी का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सो दैट्स हाउ हम सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, अपने इमोशंस को हैंडल ना कर पाना, अपने जो पैटर्न्स हमारे पहले के हैं वो इतना पुल अप करते हैं कि हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि वो
ओपन डिस्कशन, वो क्लियर बाउंड्रीज सेट हो नहीं पाती हैं और फिर हम भागते हैं दूसरी जगहों पर। हम रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, कमिटमेंट छोड़ते हैं और हमको लगता है शायद कहीं और हमें एक सेफ स्पेस मिल जाएगा, कहीं और हमको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल दैट यू गेव अबाउट द बाउंड्री दैट जो आपने सेट करी कि आपको अच्छा नहीं लगता कि जब लोग बहुत तेज आवाज से बोलते हैं, दैट जस्ट शोज कि आप अपने साथ बैठे और आपने अपने आप को समझने की कोशिश करी। अगर हम सब ये करें, जेन्युइनली अपने साथ बैठे, अपने आप को समझने की कोशिश करें, समझे कि हम क्या चाहते हैं, राइट? हमारी लाइक यू सेड हम सबको कमिट करना है, वो क्या रेजिस्टेंस है जो हमें रोक रही है, और अगर हमें वो एक्चुअली चाहिए विद अ बर्निंग डिजायर, क्या हम आर वी विलिंग टू वर्क ऑन इट? अगर So वो true. एक पैशन है या वो एक एम्बिशन है टुवर्ड्स लव, देन कितनी चीजें ब्यूटीफुल और हो जाएंगी, राइट? हमारी जनरेशन में भी, हमारे जेन ज़ी अल्फा में भी। सो एक चीज और मैं समझना चाहूंगी आप लोगों से कि तो लेट्स स्टार्ट विद हिमाद्री। रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट ट्रेट हमारे अंदर या इम्पोर्टेंट ऐसे इंग्रेडिएंट होना चाहिए हमारे अंदर जो रिलेशनशिप को मजबूत करे? अगर रिलेशनशिप शुरू कर ली है तो आई थिंक कमिटमेंट है। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, रीजंस एक बारी लिख लो। लिखना तो बहुत जरूरी है लाइफ में। अच्छा। मुझे एक्चुअली जेन्युइनली ये लगता है। ऑल्सो अपने आप को याद दिलाने के लिए बार बार कि ये इंसान ही है, क्योंकि हर लड़ाई में हम वो भूल जाते हैं, हर एक कॉन्वर्सेशन में हम वो भूल जाते हैं। कभी कभी हमें हर एक कॉन्वर्सेशन डिबेट लगने लगती है या उनका तरीका थोड़ा कभी कभी समझ नहीं आता, बट वो रीजन जरूरी थे कि जहाँ पे ये सब कुछ शुरू हुआ वहाँ पे एक बारी वो लिख लिया। अब थोड़ी पेशेंस ले आओ और थोड़े वोकैबुलरी, अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, ठीक है? लेबलिंग नहीं चाहिए। हमें नहीं बोलना है कि तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, फैमिली ऐसी है, ये है, मत बोलो प्लीज। अगर एक्चुअली ये इंसान समझ आ रहा है, वो रीजंस याद है क्यों अच्छा लगा था या क्यों अच्छी लगी थी, यू नीड टू हैव द पेशेंस टू गिव इट योर ऑल। जितना वल्नरेबल रहोगे, जितना दूसरे इंसान को चॉइसेस दोगे आपको रिस्पेक्ट करने की या आपको समझने की, उतना वो रिलेशनशिप फ्रूटफुल होगा। ऑल्सो उनको भी अपने आप को प्रूव करने का चांस मिलेगा एंड वाइस वर्सा। दोनों एक दूसरे के साथ वल्नरेबल रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ एक कॉन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए, जो आई थिंक लाइफ स्किल है। वो तो स्कूल से सिखा रहे हैं हमें कि कैसे बात करनी चाहिए, टोन क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग। सो जस्ट देन हमने ये बेसिक्स पकड़ लिए ना अपनी लाइफ स्किल्स के, एम्पैथी ले आए, थोड़ी लाइफ स्किल्स ले आए, जैसे सुनना शुरू कर दिया या बात करनी शुरू कर दी, इट विल गेट बेटर। चाहे वो आगे रिलेशनशिप काम करे ना करे, बट इट विल बी बेटर बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सन। वो इंसान समझ आ जाएगा। राइट, सो यू मीन टू से कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आप इस रिलेशनशिप में गए क्यों, ये क्यों, इंसान क्या ला रहा है, लेके आ रहा है, क्या आपको इसमें पसंद आया, क्या आपको पुल किया, वो आप लिख लो, एटलीस्ट यू नो। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप वो भूल जाते हो, आप बाकी सारी चीजों पे आपका फोकस चला जाता है। आप ये देखने लगते हो कि ये मेरा फोन नहीं उठा रहा, आप देखते हो कि इसकी फैमिली ऐसी है, देन यू स्टार्ट seeing those things, और वो कहीं ना कहीं फिर गैप लेके आती है रिलेशनशिप में। इफ यू आइडेंटिफाई दैट थिंग एंड यू कीप इन माइंड, तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू एंड चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। जो भी और हैपन हो रहा है रिलेशनशिप में, यू कैन सॉर्ट इट आउट। जस्ट एडिंग कि वैल्यूज कितना इंपॉर्टेंट है। फिर सेम वैल्यूज जितनी होती है, मेरे एक्सपीरियंस में वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी निकली है। और ये सारी चीजें कंबाइंड, बट वैल्यूज एक दूसरे की समझना भी बहुत जरूरी है। सो वैल्यूज लिख लो और फिर कम्युनिकेट करना सीख लो, और अब थोड़ी पेशेंस ले आओ और वल्नरेबल रहो। बस ये आपका काम है। आप क्या बोलोगे खुशबू? रिलेशनशिप्स में दो लोग होते हैं, राइट? हम एंड आवर पार्टनर। मेरे हिसाब से अपने आप के साथ बहुत सॉलिड होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछती हूँ, आपको क्या चाहिए? डू यू जस्ट वांट अ डेट? क्या आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, यू वांट एंजॉय लाइफ इन दैट सेंस, या आपको एक हेल्दी पार्टनरशिप चाहिए? एक हेल्दी पार्टनरशिप
के लिए आपको एक हेल्दी पर्सन बनना पड़ेगा. यू हैव टू बी हेल्दी विथ योरसेल्फ, बिकॉज हमारी साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन बहुत सिंपल है. हम उन्हीं चीज़ों से अट्रैक्टेड होते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम जिससे फेमिलियर होता है. जब हमारे पास एक लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हम अट्रैक्टेड होते हैं उस इंसान से जो वो स्टैंडर्ड से हमें ट्रीट कर सकता है, उस रिस्पेक्ट से, उस कायदे से हमें ट्रीट कर सकता है. एंड ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट डेट फॉर लव. एक डोपामिन हिट, एक कहते हैं ना, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग. उससे आप सबसे ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हो. राइट. यू कैन नॉट बी इन अ रिलेशनशिप फॉर लव. उसमें बहुत सेवरल डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो आप. हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वो इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए. आप कैसे हो? Sweep your side of the street, make it green and beautiful, and then automatically it's very subconscious. You will be attracted to, and you will attract somebody who's very aligned with that. क्योंकि आप कैसे अट्रैक्ट होगे किसी से जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है अगर आप अपनी इज्जत करते हो. राइट. वो बिहेवियर डिस्पैरिटी आ जाएगी. तो खुद के साथ रिलेशनशिप हील करना, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिफोर यू गेट इनटू अ रिलेशन. एंड दैट डज नॉट मीन परफेक्शन. परफेक्ट नहीं होना, एकदम संत नहीं बनना, बट जस्ट खुद के साथ अच्छा रहना, कि खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, एंड यू कैन चूज गुड फॉर योरसेल्फ. बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है यहाँ पर खुशबू, कि खुद की कितनी रिस्पेक्ट है, खुद की कितनी वर्थ जान रहा है. मैंने अपने केसेस में जो भी देखा है कि अगर किसी के अंदर खुद को लेकर के सेल्फ वर्थ लो है, अपनी रिस्पेक्ट किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं. जैसे एक मेरी क्लाइंट रही है जिसका ओवरवेट थी, है ना, बिफोर मैरिज, अभी भी है पर उस समय भी काफ़ी था. तो उसके घर वाले उसको मना करते थे कि जिस लड़के के साथ तुम हो, वी डोंट थिंक ही इज़ अ गुड मैच फॉर यू, डोंट मैरी हिम. पर उसका क्या था कि नहीं, क्योंकि इसने मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है, द वे आई एम फैट, नोबडी विल लाइक मी. तो क्योंकि ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है जैसी मैं हूँ, तो आई वुड लव टू गो फॉर हिम ओनली. ठीक है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, आई एम सीइंग द रेड फ्लैग्स ओवर हेयर, लेकिन मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ, मैं उनको नहीं देख रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि इसने मुझे ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है, अब जो भी है वो चलेगा. लेकिन जब फिर वो मैरिज में आते हैं तो ऐसा बंदा जिसके अंदर रेड फ्लैग्स थे ऑलरेडी, जिसको अंदर गुस्सा था, जो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाता था चीज़ों का, मैनिपुलेटिव था, तो वो मैरिज कहीं ना कहीं ख़राब होनी ही थी. स्लोली ग्रेजुअली इट टर्न आउट वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, है ना. तो अपने आप को अगर आप लव करते हो, खुद की वर्थ जानते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आई थिंक फिर आप हेल्दी रिलेशनशिप में जा पाते हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने लव वर्ड एक यूज़ किया है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. हाउ डू यू डिफाइन लव? नॉट टू साउंड वेरी साइंटिफिक, लेकिन लव इज जस्ट डोपामीन आपके नर्वस सिस्टम में फ्लडेड. ठीक है, वो डोपामीन आपको लव फॉर अनदर पर्सन से मिलता है, लव फॉर अ पेट से मिलता है, लव फॉर अ पर्टिकुलर करियर, या लव और पैशन फॉर अ पर्टिकुलर करियर, सबसे मिलता है. राइट. वो एक इंसान, एक सोर्स नहीं होता. और कभी कभी वो लव हमें खुद से भी मिलता है जब हम जेन्युइनली अपने आप से थोड़ा प्यार करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं. सो इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग रादर देन एन इमोशन. एक रहने का तरीका, एक बिहेवियर भी है कि आप शो अप करते हो एज समबडी हु इज अ लविंग पर्सन टू योरसेल्फ एंड टू द पीपल अराउंड यू. या आप क्या बोलोगे? Pebble in a sea. Love is a pebble in a vast sea. Of course, initially बहुत important होता है, but love also takes its time to develop, right? आप देखते हो, थोड़ी आदतें समझ आती है, थोड़े validation मिलता है, थोड़ा प्यार होता है, थोड़ा princess treatment आती है, आप दूसरों को prince treatment मिलती है, but you somehow find somebody जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा कहीं lack कर रहे हो. आप अपना आइडियल सेल्फ ढूंढते हो, एंड यू लाइक, यू नो, आप अपने आप को बेसिकली एक जिक्सॉ पजल समझ के बोलते हो ये फिट कर रहा है पीस. सो आई लव दिस पर्सन, एंड आई लव अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई लव माई डॉग, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव देम बिकॉज जब मैं उनको देखती हूँ खुश होके, मुझे अच्छा लगता है. जब हम लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं फिर भी. इट्स लाइक हम टॉपिक पे बात नहीं करते क्योंकि पता है यहाँ पे अब रेड जोन आ गया है. बट आपने कितने एक्सपीरियंस लोगों से पूछा होगा. मैंने ये अपनी रिसर्च के लिए थोड़े मैरिड कपल्स को थोड़ा इंटरव्यू किया था, और मैंने बस उनको समझाता था डिफाइन लव, मतलब मैरिज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. उन्होंने बोला कि
लव तो 2 साल में निकल गया था, लव तो नहीं था। उसके बाद क्या था? रिस्पेक्ट थी, कंपैशन था, एम्पैथी थी, प्यार था। प्यार था बिकॉज कमिटमेंट थी कि एक दूसरे के साथ रहना है, पेशेंस थी। बहुत सारी चीजें बहुत और मैटर करती है फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। सो लव, आई वुड से, इज अ पेबल इन अ वास्ट सी that is yet we have to explore because every यहाँ पर ना journey is हमको different. लव को वर्ड को भी थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। जहाँ तक मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग बैठती है कि जहाँ पर हम रोमांस की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इन्फैचुएशन की बात कर रहे हैं, शायद हमने लव को भी उसी एक के साथ जोड़ दिया है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक्चुअली किसी को प्यार करते हो तब आपके अंदर एम्पैथी भी आती है, तब आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी आती है, तब आपके अंदर टॉलरेंस पावर भी बढ़ती है ना। देन यू डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अदर पीपल। तब आप उसके साथ एक, आई थिंक एक लव का एक जो हम लोग, आप लोग जहाँ पर बात कर रहे हो वो रोमांस को थोड़ा सा उसको अट्रैक्शन को ज्यादा नोटिफाई कर रहा है रादर देन लव। क्योंकि लव में ज्यादातर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आता है, जब आप दूसरे से बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे होते हो, यू आर जस्ट ओके विद द बीइंग, एज खुशबू सेड कि बीइंग का स्टेट है वो। एंड लव इज एक्चुअली अ बीइंग स्टेट, बट उसको फिर आप छोटा नहीं कर सकते हो कि ये है ना। मैं एक थॉट दूंगी, प्लीज मुझे हेल्प करना इसको और समझने और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम सब अपने बेस्ट फुट पे होते हैं। मेरा ना ये फेवरेट क्वेश्चन है जो मैंने आई थिंक फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ द प्रैक्टिस मैंने समझ लिया था, रियली हैज हेल्प्ड मी अ लॉन्ग वे, व्हिच इज व्हाई इज इट इजी टू लव अनदर पर्सन। दूसरे इंसान को इतना इजी प्यार करना इजी क्यों है? आंसर्स थे कि वो समझते थे, यू नो, वो पास में थे, वो सीन थे, वो साथ थे, स्टेट ऑफ बीइंग, राइट? वो इतना काफी था। तो अपने लिए क्या होता है, अपनी अगली साइड्स पता है, अपने बारे में पॉजिटिव साइड्स पता है, अपने आप को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो अगली साइड्स हमें लगता है बहुत अगली है, दूसरे जज करेंगे। तो हमने एक इंसान ढूंढा जो अपनी बेस्ट फुट वापस लाए। स्टार्टिंग में तो कोई भी लड़ाई भी नहीं होती थी, just of course आज relationships change हो रही है, but I'm just talking about different generations अभी। स्टार्टिंग में लड़ाई नहीं होती थी, स्टार्टिंग में जो आप कहो, नहीं जो आप कहो, you know, everyone is like best foot forward। लड़ाइयाँ तब आई जब अगली साइड्स आई, जब एक्चुअली और लोग इन्वॉल्व होने लगे, जब कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए, जब माइंड प्रोसेस समझ आया, जब वैल्यू वो आया, डिफरेंट आया। प्यार तब भी था, प्यार अब भी है, बट क्या प्यार काफी है? मेरा उस स्टेटमेंट का मतलब ये था। आपने जो बोला एब्सोल्युटली यू नो मेक सेंस, व्हाट खुशबू सेड्स डेफिनेटली। ये टॉपिक ही ऐसा है, अलग एस्पेक्ट्स निकल के आएंगे, और कभी भी कोई ऐसी स्टडी नहीं है तो आपको एग्जैक्टली बताएगी प्यार क्या है। प्यार सबके लिए अलग है, प्यार सबके लिए जरूरी है, प्यार प्यार है। So true. एक पता है क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है whenever कोई पूछता है कि प्यार एक्चुअली होता क्या है, एंड ये बस मेरी लाइफ अंडरस्टैंडिंग है। वो एक रिलेशनशिप पकड़ो, या वो मम्मा के साथ हो, पापा के साथ हो, अपने पेट के साथ हो, दोस्त के साथ हो, करियर के किसी के भी साथ, कौन सा वो एक रिलेशनशिप है जिसमें सबसे ज्यादा ईज है? एंड बाय ईज आई डोंट मीन लड़ाई नहीं होती, हार्डशिप्स नहीं आते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, रॉकी मोमेंट्स नहीं आते, नो, बट गेटिंग बैक टू स्टेबिलिटी काफी इजी हो जाता है। वो कौन सा एक डायनामिक है, वो दैट्स लव, दैट इज लव, coming back together despite the rocky moments. That's my understanding of love till now. जेनजी के रिलेशनशिप के अंदर जो आप देखते हो, और चीटिंग एक समथिंग जिसको मैं बात करना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि कितना तुमको प्रिवलेंट दिखता है इनके रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि इसमें हम लोग सिचुएशनशिप की बात नहीं, हमारे सामने तो ये टर्म आए, और शायद पिछले 3-4 सालों से ही ये टर्म सुनाई दिए हैं हमको। एक बेंचिंग कि कोई आप पीछे वेट कर रहा है, एक जाएगा दूसरा, एक सिचुएशनशिप। सो ये सबको क्या वो चीटिंग में काउंट करते हैं, और चीटिंग के लिए उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है? चीटिंग बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है बिकॉज उसमें इतने सेवरल डायमेंशंस और फैक्टर्स आते हैं कि बहुत लोग हैं, मैनी मैन मैनी विमेन, जो एज जेनजीज
है accessibility of social media, dating apps, pretty people online, but नहीं करते चीज, राइट? तो क्या डिफरेंस होता है उनमें एंड द जेनजीज जो करते हैं, राइट? बहुत ही सेल्फ क्वेश्चन। जेनजीज ही नहीं करते, आई एम सॉरी, मतलब Yeah, हमें पता है कि सभी कर रहे हैं। लाइक हमारे जनरेशन में क्यों ज्यादा दिखता है, क्यों ज्यादा डिवोर्सेस दिखते हैं, हाँ. क्यों ज्यादा रिलेशनशिप ब्रेकअप्स दिखते हैं, चीटिंग क्यों ज्यादा दिखती है? हाँ. क्योंकि हमने ये तो फिगर आउट कर लिया कि चलो एक्सेसिबिलिटी है, राइट? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी है जेनजीज में जो नहीं करते, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो करते हैं जो नहीं करते। क्या डिफरेंस हो सकता है? आई थिंक वो डिफरेंस आता है वो सेल्फ का, तुम्हारे अंदर के पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर बाहर आते हैं, तुम्हारी अनअवेलेबिलिटी कभी कभी बाहर आती है, तुम्हारी कभी कभी आई फील लाइक लोग जो बहुत डीप रिलेशनशिप्स में होते हैं उनकी कैपेसिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी अलाउ नहीं करता, ये सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर बन जाता है कभी कभी, टू चूज टू डू समथिंग एल्स, राइट? सो दीज फैक्टर्स आई थिंक प्ले अ वेरी बिग पार्ट, Gen Z और नॉट Gen Z, in cheating, because एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है एंड हर एक इंसान का रीजन फॉर कमिटिंग दैट एक्ट बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो इसका एक आंसर होना, वन डायमेंशनल आंसर होना काफी टफ है, फेयर भी नहीं है। आप क्या बोलोगे माधुरी? एक कॉन्सेप्ट है, हमने मैरिज की बात की थी, राइट? जब से मैरिज है तब से चीटिंग का कॉन्सेप्ट है। तब इतना फर्क नहीं पड़ता था लोगों को, बिकॉज उनकी जो फाउंडेशन थी वो बहुत क्लियर थी कि शादी इस रीजन की वजह से हुई है। राजाओं की मल्टीपल वाइफ्स थी, सब साथ में रहते थे, कुछ इशू नहीं था किसी को, सबका अपना अपना रूम था, यू नो, एंड इट वाज ओके। Times changed where it became about companionship, but companionship के मेरा आदमी या मेरा इंसान है, राइट? अब जब मुझे जितना समझ आता है रिलेशनशिप का, अभी भी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, जब ये चीज आती है ना, ये मेरे लोग हैं, हम ये भूल जाते हैं एस्पेक्ट के हम एवर चेंजिंग लोग हैं। जो चीजें शायद हमारे लिए ठीक थे टाइम पे, आज वो ठीक नहीं है। हम बदल रहे हैं, हमारा काम बदल रहा है, हमारी लाइफ बदल रही है, हमारी रोल्स बदल रहे हैं, हमारी आइडेंटिटीज बदल रही है। लेकिन वर्स्ट पार्ट ये है कि हम उनके साथ ही ज्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं तो साथ में ही होते हैं, राइट? क्योंकि आपका वर्ल्ड डिफरेंट हो रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड भी आ जाता है। फिर उसके बाद एक नॉर्मल सी स्टैग्नेंसी आ जाती है कि इनको तो जानते हैं, इनको तो पता है, इनका पैटर्न भी पता है, ये क्या करना है, ये क्या करने वाले हैं, सब कुछ पता है। जब कुछ नया ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, और आप एक ह्यूमंस की ना एक बात होती है, ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसमें, वापस इस पे आते हैं। मेरी एक बुआ है या फिर मेरी कोई भी अगर रिलेटिव होगी, अगर वो मुझे मिलेंगे और बोलेंगे तेको याद है तो बचपन में थी, तो उनके साथ फिर से वो बच्ची बन जाती हूँ। अगर मुझे याद है ना मेमोरीज, हम वो डिस्कस जरूर करते हैं, याद है मैं ये करती थी, आप वो करते थे, बिकॉज वो मेरे लिए कंफर्ट है। आई वांट टू बी दिस पर्सन फॉर दिस पर्सन। मेरे अगर पेरेंट्स को मेरी एक वो साइड पता है जहाँ पे मैं बच्ची थी, मैं बच्ची रहती हूँ उनके साथ कि हाँ पूरा मुझे इतना नहीं समझ है, आप मुझे बताओ, कोई इशू नहीं है, मैं अपने काम पे वो जो इमेज मुझसे एक्सपेक्टेड है, सही सेम चीज हम अपनी रिलेशनशिप्स में करते हैं, हम वही इमेज डालते हैं जो यूज्ड टू है। दूसरा इंसान बोलता नहीं कि हमें बताओ आज कि अलग अलग इमेज, और हमें जानना है, तुम्हारे साथ ग्रो करना है, और वही अनसेट चीजें ना बड़ी बन जाती है। और एक बस कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है चीटिंग के लिए। मुझे आज तक नहीं लगा ये कि आज कोई इंसान घर से निकल के बोला आज मैं चीट करूंगा, या फिर मैं कोई लड़की निकली आज मैं चीट करूंगी। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ कोइंसिडेंस, इट हैपेंड इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट, बट आप कंफ्यूज हो गए हो, आई थिंक। और वो जब स्पर ऑफ द मोमेंट कह लो, कंफ्यूजन का स्टेट कह लो, जब आप हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप जस्टिफिकेशन देखते हो, और जस्टिफिकेशन आप या तो अपने रिलेशनशिप को ऊपर नीचे तौल रहे होते हो, अपने पार्टनर को जज कर रहे होते हो, या कहीं ना कहीं आप कुछ सिचुएशनल चीज़ों पे ऐसा डाल देते हो, क्योंकि माइंड को, जैसे तुमने बोला कि सेंस बनाना है, हमारा माइंड जो है ढूंढता है कि इसके लिए मुझे क्या रीज़न होगा, और फिर आप उसको पकड़ करके एंड देन आप उस रास्ते को आराम से पार करते हो। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कुछ होता होगा जो आपको चैन से बैठने नहीं देता है। मैम मेरा ना बहुत ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है चीटिंग से रिलेटेड, जो चीट हुए हैं वो ज्यादा आते हैं, बट जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, आई हैव सीन, और आई थिंक ये ब्यूटी है थेरेपी की, कि आप एक स्पेस में होते हो जहाँ पे एक इंसान वल्नरेबल हो पाता है, हाँ, जब वो बोलते हैं और जब वो रोते हैं कि क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, वो गिल्ट देखा है, समझा है, उनको फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है
हमें बैड इमोशंस फील करने की आदत नहीं है, आदत नहीं है। ना सिखाया गया है। तो वही करते हैं जो हम बेस्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं बात, ओवर लव करते हैं दूसरे इंसान को। तभी इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि सफर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो सफरिंग दे रहे हैं वो भी सफर करते हैं। बहुत ज्यादा उनकी सफरिंग उनसे डबल होती है, क्योंकि Exactly. वो एक बर्डन कैरी कर रहे होते हैं, और वो गिल्ट का बर्डन जो है हमारे लिए सबसे बड़ा बर्डन होता है, True. राइट। तो एक्चुअली जैसा तुमने बोला, एंड आई हैव फील्ड कि वो कई बार तो बात करना भी नहीं चाहते हैं, इवन दो आई नो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मेरा जैसे एक आध के साथ ऐसा एनकाउंटर हुआ है दे कि नीचे बहुत सारी चीजें अंडर द सरफेस है, ऊपर ऊपर की प्रॉब्लम बताएंगे, यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है, लेकिन जो अंडर द सरफेस चल रहा है वो दिख रहा है फेस के ऊपर, हाव भाव में दिख रहा है, रिलेशनशिप्स में दिख रहा है, बट दे डोंट डिस्कस एंड दे कांट डिस्कस। वो बर्डन कितना बड़ा है अंदर उनके कि वो डिस्कस भी नहीं कर पाते उसको। So बस So that- इसी तरीके से आई फील लाइक दे कम अक्रॉस पीपल जिनके साथ वो आज की डेट में जो वो वर्जन आज है वो उसके साथ ज्यादा रेजोनेट कर पाते हैं। बाकी के रिश्ते ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, लेकिन इस टाइम पे उनके लिए वो रिश्ता ज्यादा मैटर करने लगता है अगर वो कुछ एवर लास्टिंग और लॉन्ग टर्म ज्यादा निकल जाए तो। राइट राइट राइट। पर उसमें कम्युनिकेशन भी तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, राइट? बट कैसे करें ना कम्युनिकेट, कैसे एक्चुअली किसी को बोले जिनके साथ साल बिताया कि अब नहीं हो रहा। But this act of Yeah, that is the avoidance, but that will also come, but then it'll turn ugly. way more ugly. Exactly. Like there is no way out in a way. कि आपको बुरा इंसान आप बनोगे या कुछ भी कर लो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बन जाओ। सही बात थोड़ा है। देन clarity देन हो जाएगा। वे आउट तो यही है कि जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि एक बार तो बुरा इंसान बनना ही पड़ेगा, एक बार तो ये मुझे बोलेगा ही, जो भी ये बोलेगा, मे बी कि ये रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है, बट मुझे उसके लिए रेडी होना है और मुझे यहाँ वल्नरेबल बनना है, तभी आप उस चीज से ऊपर उठ पाते हो। नहीं तो फिर आप उसको जितना आप पुश अवे करते हो, जितना आप दबाते चले जाते हो, उतना फिर आप उस गड्ढे में ज्यादा जाते हो, बिकॉज ना वो होल्ड नहीं हो पाते जो इमोशंस, वो फिर आपको दोबारा वहां लेके जाते हैं कि एटलीस्ट वहाँ कंफर्ट है, एटलीस्ट वहां पर पीस है। एंड दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग जो है वो मुझे लगता है कि इस साइकिल में फंस जाते हैं बहुत ज्यादा। मेरा एक फेवरेट कोड है, एवरी चॉइस कम्स विद अ कॉन्सिक्वेंस, राइट। एवरी कॉन्सिक्वेंस कम्स विद अ लॉस, तो यू चूज योर लॉस। सो ट्रू। सो जब हम चीटिंग की बात कर रहे हैं, इमोशनल चीटिंग एक बहुत ही बड़ा आई थिंक एक इशू है ना, क्योंकि रोमांटिक पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो तो आप ऑब्वियसली एक अलग रिलेशनशिप में होते हैं, सब लोगों को पता है वहाँ बाउंड्रीज कैसे सेट होती हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन ये तो मेरी फ्रेंड है और ये तो मेरी बचपन से फ्रेंड है, इसके साथ तो मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। तो वो अलग लेवल की वहाँ पर सारी कन्वर्सेशन चल रही है, अपना सब कुछ बताया जा रहा है, अंदर से सारे राज खोले जा रहे हैं, इमोशंस को बताया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को हिट जरूर करती है, विच आई हैव सीन। और शादी में तो कई बार बहुत ही ज़्यादा करती है, जब वाइफ को ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड की कोई पुरानी फ्रेंड है जिसके साथ बहुत शेयरिंग है, या हस्बैंड को लगता है कि मेरे वाइफ का कोई पुराना फ्रेंड है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा शेयर करती है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन दिस? I honestly don't think it's a very bad thing या it's a negative thing. मुझे नहीं लगता एक पार्टनर सब कुछ कर सकता है। मुझे लगता है एक पार्टनर का एक रोल होता है आपकी लाइफ में to make you feel safe and secure and who lets you be. मतलब acceptance, of course. Eventually you want the other person to actually let you be. क्योंकि पार्टनर आपका एक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, सिमिलरली एज फ्रेंडशिप्स। अब अगर मेरे हैं दोस्त 15 साल से या 20 साल से, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरा हर एक फेज देखा है, मेरे पेरेंट्स के साथ वो क्लोज रहे हैं हमेशा, इतना स्ट्रॉन्ग नेट बॉन्ड रहा है, उन्होंने ऑलरेडी अपनी जगह प्रूव करी है मेरी लाइफ में। जो बॉन्ड मैं उनके साथ शेयर करती हूँ वो मैं किसी के साथ कर ही नहीं सकती। लेकिन क्या मतलब मेरा पार्टनर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? नॉट ट्रू। बट ये मेरा बताना मेरा काम है that I am feeling insecure in little aspects and I expect the same thing, ताकि मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ पाऊँ कि मैं और ऐसा क्या करूँ कि ऐसा आई थिंक बहुत होता है पार्टनर में, वी फील है कि हमें अलग ट्रीट करो, यू नो, हम सबसे ऊपर होने चाहिए। राइट। कैसे होगा? फैमिली है, फ्रेंड्स है, आपने एक लाइफ अपने लिए एस्टैब्लिश करी है, फिर आपके पास एक पार्टनर आए जिनके साथ आप आगे की अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, वो अपना खुद का एक नया ब्यूटीफुल एस्पेक्ट लेके आए लाइफ में, वो किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते, ना कोई उनको रिप्लेस कर सकता है।
तो सबकी अगर जगह मुझे पता है कैसी है मेरी लाइफ में, किस प्रायोरिटी पे है, किसको कितने तक रखना है, आई डोंट थिंक सबको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है थोड़े लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए। जैसे मेरे दोस्तों को पता होना चाहिए, अगर मैं अच्छा फील नहीं करी, मैं इनसिक्योर फील करी, या मैं आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट अबाउट माई सेल्फ, मैं अपनी सबसे पहले कॉल अपनी दोस्त को करूंगी, हु इज अ गर्ल, राइट, एंड देन आई विल टॉक टू माई पार्टनर, लिसन ऐसे हुआ था एंड नाउ आई एम फाइन, टू एक्चुअली जस्ट अपडेट देम कि ऐसा हुआ था। बट थोड़े एस्पेक्ट्स है आई विल डिपेंड ऑन माई पार्टनर फॉर, बट टू एक्चुअली ब्लेम इट कि मेरी फ्रेंडशिप गंदी है या बुरी है, एंड अगर मेरा कोई फ्रेंड होता विद द ऑपोजिट सेक्स, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज बिल्ड ही फाउंडेशन का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है। अगर ये मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है, ये लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मेरे लिए, व्हाई डू आई एक्चुअली हैव टू चूज? राइट, अगेन वेरी यूटोपियन आइडिया, लेकिन रियलिस्टिक भी है अगर एक्सेप्ट करे एंड अगर उसको कर ले इन गल्फ। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग दैट दे हैव फ्रेंड्स एंड दे हैव अ लाइफ। आई थिंक यू आल्सो हैव अ लाइफ, यू आल्सो हैव फ्रेंड्स, बस प्रायोरिटी डिफरेंट हो रही है, वो बात करके हो सकती है। तो ये चीटिंग की तरफ कहाँ जाता है, कहाँ सेंस ऑफ पार्टनर को चीटिंग आने लग जाता है यहाँ पर? I'll go back to my earlier statement, चीटिंग के बारे में। मुझे नहीं लगता कोई सोच समझ के प्लान करके करता है, मुझे लगता है बहुत कोइंसिडेंटल होती है चीजें। चीटिंग का एस्पेक्ट इमोशनली ये होता है, आप अपनी रिलेशनशिप, मुझे जेन्युइनली ये फील होता है हर रिलेशनशिप बहुत अलग होती है, कोई रिलेशनशिप सेम नहीं होती, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सबका अपना एक पार्ट होता है। उसको समझने का, उसको समझने का कि आपके लिए क्या मैटर करता है। जैसे मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट, हाउ डू आई रिस्पेक्ट पीपल, और मुझे कैसे अच्छी लगती है वो रिस्पेक्ट मुझे मिले। मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे प्यार करें, मुझे अच्छा लगता है प्यार देना, लेकिन हाउ डू आई वांट टू बी लव्ड, हाउ आई वांट टू बी लव्ड एंड हाउ आई वांट टू गिव दैट लव। अगर मेरे पास इन सारी एडजेक्टिव्स की अपनी खुद की डेफिनेशन है, मुझे मेरे पार्टनर तक वो पहुंचानी है। अगर उसको कहीं लग रहा है, अगेन वेरी यूटोपियन आइडिया कि सब ऑनेस्ट है, नहीं हो पाता हमेशा, लेकिन ऐसा जरूर होगा एक टाइम पे, एक वर्जन में एक डिफिकल्टी आएगी। वो डिफिकल्टी चीटिंग की हो सकती है, फिजिकल इनफिडेलिटी की हो सकती है, इमोशनल इनफिडेलिटी की हो सकती है। बहुत टाइम को आई थिंक ये लगता था कि जो ममाज बॉय जो बहुत बोल स्टेटमेंट आके बहुत आती है, ये वर्ड आता है कि ही इज अ मामाज बॉय, उसका डेफिनेशन क्या है? वो अपनी मम्मी के बहुत डिपेंडेंट है, वो सब कुछ अपनी मॉम से शेयर करता है। तो मतलब वो इमोशनली चीट कर रहा है आपकी मॉम के साथ। नहीं, यहाँ दैट इज द थिंग, मतलब आई गॉट दैट कि चीटिंग वहाँ नहीं है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर लड़कियों को फीलिंग वही है, इंस्टिंक्ट है ना। हमारी फ्रेंड होगी तो शायद वर्ड इमोशनल चीटिंग आ जाएगा, लेकिन ममा है तो हमारी जो इमोशन वही है, जो जेलसी वाला है, जो इनसिक्योरिटी वाला है कि ही इज नॉट सो क्लोज टू मी, ही डज नॉट शेयर ऑल द थिंग्स टू मी। वो अपनी माँ के साथ शेयर कर रहा है, माँ की बातें सुनता है, माँ के पीछे चलता है ना। पर वो जेलसी शायद जो एक फीलिंग हमको मिली हुई है इन बॉन्ड, वो वहाँ से स्टेम तो करती ही। आई एग्री, राइट। लेकिन हम सब जब ये प्रोफेशन में चले जाते हैं ना, हमें एक चीज बहुत पहले सिखा देते हैं, गो ऑन फैक्ट्स, अजम्पशंस के थ्रू कुछ मत करो। ओपिनियन होता है, सबका होता है, सबको लगता है वो फैक्ट है, फैक्ट तो हमें पता ही नहीं है, कभी भी नहीं पता होता। राइट। तो एटलीस्ट फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, जो है हमारे सामने उसकी रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। हम सब कॉन्सिक्वेंस में पहुंच जाते हैं। राइट। सो पर जहाँ पर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फीलिंग ओरिएंटेड ज़्यादा है ना। इट इज़ नॉट कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इट इज़ कि अंदर से वो जेलसी आ रही है, वो जैसे जोर से आती है वैसे वो जेलसी आ रही है ना। उस जेलसी को कैसे इमोशंस को काम डाउन करना है, एंड हाउ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और इज इट ओके टू फील जेलसी इन दीज सिनेरियोज ऑल्सो, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मैम ऑनेस्टली छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक रिस्पॉन्स आया, मैं ट्रिगर हो गई, ट्रिगर हुई क्योंकि इशू था, राइट, है ना। कुछ कोर बिलीफ्स हैं यहाँ पे जो तंग करते हैं। हाँ। ये मेरी खुद की भाषा है जो किसी ने अभी कर दी, वो एविडेंस आ गया, वो तंग कर रहा है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। इश्यूज हमेशा से थे, बस वो सरफेस पे आ गए एक ट्रिगर की वजह से। अगर आपको जेलसी फील होती है
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेलस फील करने में पर्सनली। मुझे लगता है बहुत प्यारा इमोशन है, क्योंकि मुझे लगता है इतने खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में और इतने सुंदर लड़कियां मुझे इतनी सुंदर लगती है इन जनरल कि आई विल बी लाइक, वो गलत जेलसी नहीं होती, इसलिए हाय कितने कितना काम किया अपने ऊपर। आई लव द वे दे वॉकिंग, आई लव द वे दे टॉक, आई लव द वे दे कैरिंग देमसेल्व्स। अगर मेरा पार्टनर सेम अगर उस इंटेंसिटी से किसी को अप्रिशिएट करा है, आई विल नॉट माइंड दैट, बिकॉज आई विल लाइक बनता है, because worth it, they have really worked on themselves, right? But अगर ये same intention और intuition मुझे आए that कुछ गलत हो रहा है या कोई गलत intensity से आ रहा है, मैं पहले बात करूंगी, मैं पहले खुद observe करूंगी, मैं अपनी assumptions पे कभी rely नहीं करूंगी, मैं observe करूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपने आप को हटा लूंगी सिचुएशन से physically, mentally I'll be there to observe what is happening, कि कुछ गलत comments आ रहे हैं, कुछ गलत mindset आ रहा है, कुछ गलत लुक है, कुछ गलत इंटेंशन मुझे फील हो रही है। आई विल फर्स्ट ट्राई टू प्रोसेस दैट इमोशन विद इन माई सेल्फ, लेकिन अपने आप को फिजिकली वहां से हटा के मेंटली रख के कि यहाँ पे मैं नहीं हूँ, एज अ थर्ड पर्सन आई एम वॉचिंग दिस सिचुएशन। मुझे कुछ अर्किंग लग रहा है, यस, देन दैट इज अ प्रॉब्लम, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। मुझे ये डिसरिस्पेक्टिंग लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, आई वुड अप्रिशिएट अगर ये आगे जाके ना हो। बाकी उनकी चॉइस है, वो मुझे कितना रिस्पेक्ट करते हैं। So true. So that is something that I think everyone can really do before jumping to any Conclusion assumption. and- and conclusion and fact. देख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है, क्या समझ आ रहा है, वैल्यूज डिफरेंट हो रही है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो रहा है, फिर पूछते हैं, देन आस्क। और ये कॉन्वर्सेशन कभी भी फोन और टेक्स्ट पे नहीं करनी चाहिए। So true. सामने बैठ के बात करके एक दूसरे को देख के करो, एंड तब सेंस बनाते सिचुएशन का कि क्या पर्सपेक्टिव है, क्या एम्पैथी कोशेंट है, एंड इज इट ओके विद यू और नॉट। क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी प्रायोरिटी बता दी है, आपके साथ अभी भी ठीक नहीं है, आपने उसको ट्राई दिया अपना पूरा, गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, कंप्लीटली अप टू यू। That is my take. Yes. And I just love the fact that you spoke about ये इन्होंने जो भी बोला कितना इंट्रोस्पेक्टिव है, and I hope कि और लोग ज़्यादा करें कि हम in a spur of a moment जब हमारे इमोशंस काफ़ी heightened होते हैं, हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं, रिएक्शन इतना अग्रेसिव होता है कि वो एक एकदम बड़ी लड़ाई बन जाता है। इवन इफ सिचुएशन काफ़ी छोटी थी, हमारे माइंड ने उसको इतना एक्सपैंड करा बेस्ड ऑन मे बी हमारे बिलीफ सिस्टम्स, कंफर्मेशन बायस के वजह से प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। बट टू टेक अ मोमेंट जहाँ पे हम बस ठहराव रखे एंड सोचे कि भाई कुछ एक्चुअली में हुआ है, या इट्स जस्ट मेरे हाइटेंड इमोशंस और मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरी इनसिक्योरिटीज जो अभी इस रिलेशनशिप को थोड़ा सैबोटाज कर सकती है। मेरे को अपने आप को इस सिचुएशन से थोड़ा रिमूव करके लेट मी जस्ट सांस लेने दो, थोड़ा सांस लेके काम डाउन होके अपने आप से सवाल पूछ के लेट मी जस्ट बी एन अडल्ट, बिकॉज तब ना हमारा थोड़ा चाइल्ड लाइक डायनामिक बाहर आ जाता है कि मेरा है, राइट, कैसे ले लिया, ये मेरा खिलौना है, राइट। वो जो रॉ इमोशन, जो जेलसी का बात कर रहे थे हम, अपने चाइल्ड लाइक सेल्फ में। इम्पोर्टेंट है कि हम उस मोमेंट पे अडल्ट बने, और ये एक स्किल सेट है जो थेरेपी देती है आपको, लाइक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ जब आप काम करते हैं तब आता है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल स्किल सेट होता है, बिकॉज कितने सारे रिलेशनशिप्स टूटने से बच जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे अंदर वो ठहराव और एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाती है अपने साथ, कि हम अपने साथ बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस के साथ रह सकते हैं। And I think that's also a belief somehow, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने ये बहुत सुना है अपने एक्सपीरियंस में, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में भी, that a lot of men think कि लड़के तो करते ही हैं, मतलब फिजिकल चीटिंग इज नथिंग, इमोशनल चीटिंग नहीं होनी चाहिए। एंड लड़के कैन चीट विदाउट इमोशंस, लेकिन फिजिकली चीट विदाउट इमोशंस लड़कियां नहीं कर सकती। मुझे ये आज तक सेंस नहीं बनाया, वो बायोलॉजी ले आता है। हाँ, ये बायोलॉजी भी कैसे मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज फिजिकल चीटिंग कैसे हो सकती है विदाउट इमोशनल चीटिंग, बिकॉज व्हेन यू फिजिकली चीट, जो वन नाइट स्टैंड की बात करते हैं उसमें यही बात की जाती है कि इसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम सिर्फ फिजिकली चीट कर रहे हैं, है ना। ओपन मैरिजेस में ये बहुत ओपन मैरिजेस में बहुत होता है, प्रोस्टिट्यूशन, हाँ, उसके अंदर ये बहुत रहता है। मतलब उसमें तो हम गए जा ही अपनी नीड की वजह से रहे, हमारा फिजिकल नीड है जिसकी वजह से हम मीट करने चाह रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
So कोई डिस्कनेक्ट है मतलब रिलेशनशिप में, राइट? Yes, वो yes, disconnection is that's not entirely physical. That is also a little emotional. But is it also that emotional cheating? So हमें नहीं पता कि मुझे मेन के साइड का नहीं पता कि जब वो फिजिकली सिर्फ इन्वॉल्व होने की बात हो रही है कि विमेन तो इमोशनली भी इन्वॉल्व होती हैं, फिजिकली ही नहीं होती हैं, पर मैन जब हो रहा है वो फिजिकली हो सकता है या होता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मुझे नहीं पता कि वाकई वो कितना इमोशनल होता है और कितना फिजिकल होता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक शायद वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो इस चीज को उतना नहीं समझ पाती है, उसके लिए वो चीटिंग ही है और उसको वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से इमोशनल डिस्कनेक्ट होना चाहिए। आई डोंट नो कि कितना इमोशंस को नम कर ले जाते हैं और इमोशंस को फील करना नहीं चाहते हैं एंड दे जस्टिफाई इट कि इट्स ओके कि हमें क्योंकि रिलेशनशिप चलाना है, क्योंकि हम इतना बड़ा स्टेप तो नहीं ले सकते कि हम रिलेशनशिप को खराब करें या मैरिज को खराब करें। दे जस्ट टेक कि ठीक है चलने दो, ये तो होता ही रहता है, फिजिकल चीटिंग तो होती ही रहती है, देन दे नॉर्मलाइज इट। आई थिंक women इमोशनली जब डिस्कनेक्ट हो चुके वो बिल्कुल तब बुरे जाके उन्हें तरीके एक से। सेंस ऑफ, अगर एक्सेप्टेंस बोलना है बोल सकते हैं, एक सेंस ऑफ इनडिफरेंस हो जाता है कि हाँ, यू डू हाँ, यू बट यू बी अ गुड फादर टू माय चाइल्ड हाँ, and you be a good घर का partner in front मेरा of घर my का child. सारा काम सही से But चलना isn't it चाहिए। then that's all that सेल्फ matters? सैक्रिफाइस फॉर कि शादी भी I think a lot of people फिर वो लव कनेक्शन वो मुझे पता नहीं वो Meaning है कितना, क्या? हाँ सही बात है, वो रिस्पेक्ट भी आप कितना ही कर पाते हो, बस ये तो meaning आपको बस बदल लग रहा रहा है है। कि वो मैरिज भी आपको सिर्फ सर्वाइवल मोड की मैरिज है कि सिर्फ चीजें चल रही हैं, वहां पर वो रियल कनेक्शन और रिलेशनशिप कितना है यू डोंट नो। इसलिए ओपन मैरिजेस वर्क एंड ओपन रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं बिकॉज आई थिंक एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो हम जब शादी करते हैं और हमारे बीच में वो कॉन्ट्रैक्चुअल इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आई एम कमिटेड टू यू, यू आर कमिटेड टू मी, हम लॉयल रहेंगे, हम कमिटेड रहेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने में इतना पेन आता है, राइट? बिकॉज हम वुमेन इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड मेन ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, राइट? बट ओपन रिलेशनशिप्स में अगेन जब वो इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है आपके फिजिकल एक्शन से, तब जाके आई थिंक फिजिकल इंटिमेसी लोग कर पाते हैं विद डिफरेंट पार्टनर्स विदाउट ब्रिंगिंग द इमोशनल साइड टू द ओपन मैरिज। हाँ, वो But फिर that इमोशंस is को लेके ही classic नहीं आते। compartmentalization then. That's how Everybody is doing it फिर तो that's I think that's how they keep the sanity in the relationship then. Open is what I'm talking about, not infidelity. अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, राइट? हमने जेंजी के रिलेशनशिप को डिस्कस किया है, हमने उनके ब्रेकअप्स को डिस्कस किया है, हमने चीटिंग को भी डिस्कस किया है। नाउ अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में हम आते हैं, दैट इज रेड और ग्रीन फ्लैग। क्योंकि रिलेशनशिप में वी नो जब हम जाते हैं तो बहुत सारे हमको चीज़ें ऐसी दिखती हैं जहाँ हमको लगता है कि थोड़ा सा शायद हमको संभलना चाहिए, पर हम कई बार उनको इग्नोर भी कर जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा, मे बी हमारा बिलीफ सिस्टम आगे आ जाता है, हमारी कंडीशनिंग आगे आ जाती है, वी डोंट टेक इट, और फिर आगे जाकर के चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा रेड और ग्रीन फ्लैग, और आपको वो क्यों लगते हैं कि रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Done. तो पहला सवाल है कि अगर मान लीजिए कपल थेरेपी के लिए जा रहा है कपल, राइट? और ऐसे में एक जना कोई मना कर दे कि मैं थेरेपी के लिए नहीं आऊंगा, इज इट अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? Red. It's a red flag. रेड फ्लैग, व्हाई सो? Because it shows कि उनकी अगेन बहुत डीपर इमोशनल इश्यूज है, अगेन फीलिंग्स जो बहुत हैवी है जो वो नहीं फेस करना चाहते, मे बी द सेम वंस जो उनके रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहा है बहुत ज्यादा। एंड एक हेल्दी पार्टनर होने के लिए, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, आपको एक हेल्दी इंडिविजुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रेड फ्लैग बिहेवियर तो है ही, अगर हम किसी और के लिए अच्छे नहीं हो सकते दैट मीन्स हम पहले खुद के लिए अच्छे नहीं है। That's my answer. My answer is again it's a choice, but अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, थोड़ा वनरेबल होना तो बनता है साथ में, एंड साथ अगर कोई मांग रहा है तो दे देना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज व्हाई इट्स अ रेड फ्लैग, क्योंकि यू आर चूजिंग नॉट टू सपोर्ट और गिव सपोर्ट टू समबडी हु इज लुकिंग फॉर दैट। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइक का बटन हमने अपने पार्टनर का देख लिया कि इसने इस लड़की को लाइक किया है, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग? वो बहुत सिचुएशन पे डिपेंड करता है रेड फ्लैग होना, आई फील।
ग्रीन ही है वैसे तो थोड़ा सा आई हैव अ बायस वाला पर्सपेक्टिव. मैं अपना रीजन देती थी, यू टेल मी आपके लिए रेड क्यों है. आई फील लाइक इतने खूबसूरत लोग हैं, जैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ, सुंदर हैं, सब अच्छे हैं. देयर आर सम रीजंस दैट यू नो, एंड कभी कभी लाइक हो जाता है, लाइक यू नो यू लाइक समथिंग इंस्टेंटली. इट डजंट ऑलवेज हैव टू मीन समथिंग. कुछ मीनिंग नहीं निकालना होता है, कॉन्सिक्वेंस नहीं निकालना होता. अगर वो कोई फ्रेंड है या कोई इंसान है जिसके बारे में आपको पता है, लाइक कर दिया, नो प्रॉब्लम. कोई रैंडम है तो पूछ लो क्यों लाइक किया था. बट ये बोला कि वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, आई थिंक doesn't make sense like that. But हाँ, मेरे लिए it's a green flag. And जब तक लाइक है. मेरे लिए भी रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. लाइक शी सेड कि ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लोग हैं, वी हैव फ्रेंड्स आल्सो, अगर हमें लाइक करना है दैट्स ओके. लेकिन समटाइम्स लोग बहुत प्रोवोकेटिव चीजें भी लाइक करते हैं व्हाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप, व्हिच इज अ रेड फ्लैग. यू नीड टू नो आपकी बाउंड्रीज क्या है. अगर आप लाइक भी कर रहे हो सोशल मीडिया, ठीक है, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप को भी रिस्पेक्ट करना है, एंड यू कैन नॉट जस्ट act single on social media when you're in a relationship. That's what makes it red flag for me. Otherwise, it's fine. ग्रेट. ओके, आपका पार्टनर आपका फोन टच करने की कोशिश कर रहा है या आप अपने पार्टनर का फोन टच करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से आ रहा है नो 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 नो, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, Red. व्हाई? The problem is not कि वो मना कर रहे हैं, the problem is इतना मना कर रहे हैं. ऐसा क्या है फोन नहीं इतना. It's like वो दो पर्सनल स्पेस है, रीजन दे दो आराम से, लाइक मत करो ये इतना. तो अब आई एम फिर क्यूरियस, वो आई वांट दिमाग टू में नो होता है कि ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में, मुझे अब तो देखना है. So the brain likes to make sense of things. जितना आप उसको क्लियर रखोगे कम्युनिकेशन, उतना ब्रेन को सेंस मिल जाएगा. तो इतना ओवर रिएक्ट करने की बजाय जस्ट एक अगर सिंपली मना करे, मान लीजिए पार्टनर सिंपली कह रहा है कि आई डोंट लाइक यू टच माय फोन, पर आराम से काम वॉइस में कह रहा है मेरे पर्सनल चीजें भी हैं, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? ग्रीन. बाउंड्री पहले से ही सेट है, वो नहीं हटाने वाले. अगर उनके पास इतनी क्लैरिटी है कि ये बोल रहे हैं, उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है. तो जब तक वो ये बोल रहे हैं, इफ इट्स ओके विद यू, नथिंग लाइक इट. इफ नॉट, प्लीज वॉक अवे, बिकॉज ये बहुत तंग करती है ये वाली चीज. सो आई थिंक इट्स अ ग्रीन फ्लैग फॉर द पर्सन कि उसको अवेयरनेस है. रेड फ्लैग फॉर द रिलेशनशिप, बिकॉज कि ग्रीन फ्लैग ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी, वेरी गुड, बट व्हाई, क्यों नहीं दिखा रहे तभी भी? ऐसा क्या पर्सनल है जो नहीं पार्टनर? इट्स नॉट लाइक पार्टनर्स गो थ्रू योर फोन, बट अगर हाथ में है फोन तो क्या प्रॉब्लम है? So that's the मिड ग्राउंड पे मिलना पड़ता है ना, बिकॉज टू डिफरेंट माइंड्स आर कमिंग टुगेदर. एक के लिए अगर इम्पोर्टेंट है, दूसरे के लिए नहीं है. मिडिल ग्राउंड इज यू कैन हैव माय पासवर्ड, बट नहीं, हाँ वो तो don't invade my privacy. या इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट. पार्टनर को अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में नहीं लेके जा रहे हैं, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? If are they invited? If they're not, then नहीं वो तो फ्रेंड्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट पार्टनर वांट टू गो. then आई थिंक इट्स ग्रीन इनिशियली. अगर बहुत इनिशियल स्टेज है रिलेशनशिप का, तब फ्रेंड्स का कोई काम नहीं है. आप अभी एक दूसरे को समझ रहे हो, कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. अगर सालों की रिलेशनशिप है और अभी तक नहीं मिले, तो then फिर it's a रेड red फ्लैग. flag. क्यों छुपाना है, राइट? समथिंग टू हाइड देयर. मेरा एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है यहाँ पे? और फ्रेंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर डेटिंग. दे नीड टू नो हु यू आर डेटिंग, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव बहुत ही ऑब्जेक्टिव, स्पेशली विद गर्ल्स आई फील लाइक, बिकॉज वुमेन आर बाय नेचर बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट. उनका पर्सपेक्टिव बहुत ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा होता है, राइट. तो उससे बहुत कुछ पता चल सकता है जो तुम प्यार में जब अंधे होते हो तो भी नहीं दिखता. तो कहीं आप कुछ छुपाना भी चाहते हो अपने बारे में कि ये मेरे बारे में ना जानते हैं. कई बार आपको ऐसा लगता है कि वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं कर रहे मेरे पार्टनर के, बोलता कुछ और है करता कुछ और है, रेड और ग्रीन? रेड. आप पहले बोलो रीजन. बिकॉज हम बहुत ही ह्यूमन बींग्स बहुत सिंपल है. हम कॉन्शियसली ना बहुत स्टोरीज कुक अप कर सकते हैं, बुरे इंटेंशन के लिए नहीं, लेकिन हमारे एक्शंस आर द रियल डील. अगर मैं बोलूँ कि आई लव यू एंड आई वांट टू बी विथ यू, बट दोज आर जस्ट वर्ड्स, और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ उनके लिए, तो उन शब्द का क्या मायने, राइट? अगर मैं बोल रही हूँ यू आर माई प्रायोरिटी, बट वो सिर्फ एक वर्ड है, मैं बस वो तुम्हें बोल रही हूँ, बट मैं कुछ कर नहीं रही उसके लिए, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग दैट देन? सो ट्रू. मुझे लगता है कि इंसान अपने लिए ना बड़े एक बायस नैरेटिव के साथ आते हैं. एक स्टोरी जो वो अपने आप को सुना रहे होते हैं और वो फिर वो बोलते हैं, लेकिन वो एक्शंस कभी कभी मैच नहीं करते क्योंकि रियलिटी बहुत डिफरेंट है उस स्टोरी से.
तो जैसे खुशबू ने बोला, हम कुक अप कर सकते हैं स्टोरीज और हम अपने लिए थोड़ा बायसनेस रखते हैं। तो अगर हम वो वर्ड्स को और एक्शंस को मैच नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए कॉन्ट्रडिक्शन है जो दूसरे लोगों को सफर नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली दैट्स समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। कई बार जो है कपल्स अपने उसको कैजुअल रखना चाहते हैं बिकॉज जैसे कि हमें करियर पे फोकस करना है, हम बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं दे सकते। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। रेड, क्योंकि अगर इतना ही करियर पे फोकस करना है तो फिर कैजुअल का भी टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? तो करियर पे ही फोकस करो, राइट? दैट्स जस्ट अ वे ऑफ अवॉइडिंग डीपर इंटिमेसी, आई फील। राइट। और मेबी यू डोंट वांट टू बी विद दैट पर्सन, बट तुम्हें बेनिफिट्स और पर्क्स चाहिए। ये मैं जेनजी लैंग्वेज में दूंगी, स्टॉप बेंचिंग गाइस एंड ब्रेड क्रम्बिंग, एंड ब्रेड क्रम्बिंग, नॉट फेयर। तो रेड फ्लैग बिकॉज नॉट फेयर, नॉट फेयर। इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंसान है हम, रोबोट अगर ना बनने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। हम एक्चुअली किसी के साथ बात करते हैं या अटैचमेंट हो जाती है, इट्स इनएविटेबल। आप पहले ही उसको बोल रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो, बहुत रोबोटिक आंसर है, नहीं हो सकता। सो आई थिंक इट्स अ रेड फ्लैग। ग्रेट। आपका पार्टनर कभी आपके ऊपर शक नहीं करता? रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग? रेड ओनली। आई फील लाइक इमोशंस जब आप एक इंसान के साथ शेयर करते हो ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, बहुत केओटिक होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वही तो ब्यूटी है रिलेशनशिप की, कि मुझे ये फील हो रहा है, यू नो, मुझे ये इंसान चाहिए। अटैचमेंट स्टाइल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, यहाँ से मुझे सिक्योर फीलिंग होती है। अगर मैं वही नहीं फील कर रही इंसान के साथ, आई थिंक it's not working, so it's a red flag. इसमें थोड़ा evolutionary aspect भी आता है ना, like we are territorial animals by nature. Yeah. तो if I am with somebody emotionally and physically, एक attachment, एक connection, एक होता है that person's mine, I am theirs. अगर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, then there's something fishy cooking, right? Like तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में इमोशंस का इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, वो mentally checked out है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता फिर। सो यस, ग्रेट। हमने आज बहुत ही क्विक राउंड किया, बहुत ही मज़ा आया। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन में, दैट इज कि हम आपकी राय जानते हैं कि जो इतना हमने कन्वर्सेशन बिल्ड किया है उसका एंड कहाँ पर है, मतलब क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए। सो आई वुड इनवाइट खुशबू फर्स्ट कि आप अपने पॉइंट्स बताइए कि हाउ वुड यू से कि अगर रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स ज़्यादा हैं या रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, इफ़ यू आर डीलिंग विद समथिंग, व्हाट शुड यू डू? ओके, सो प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड बी वेरी क्लियर कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। हमारी लाइफ बहुत छोटी है टू फाइट, टू फील जस्ट प्लेथोरा ऑफ लाइक रियली हैवी इमोशंस। भी सबसे पहले अपने साथ क्लियर हो कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम्हें कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, अगर तुम्हें कोई पसंद है, आर यू रेडी टू बी अ गुड पार्टनर टू देम फर्स्ट? राइट, वो मेरा सबसे पहले, क्योंकि हम बहुत एक्सपेक्ट अगेन करते हैं कि मुझे ये चेकलिस्ट है जो कि होनी चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन क्या हम उस स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकते हैं हमारे साथ एंड विद अनदर पर्सन, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन तुम रिलेशनशिप स्किल्स है तुम्हारे पास, तुम इमोशनली अवेलेबल हो सकते हो, वल्नरेबल हो सकते हो, क्या तुम कम्युनिकेट कर सकते हो? अगर तुम्हारे से कोई कम्युनिकेट करे तुम समझ सकते हो, नहीं कर सकते देन वर्क ऑन इट इफ यू ट्रूली वांट दिस। अदरवाइज एक अच्छे रिलेशनशिप में और जस्ट एक रिलेशनशिप में बहुत फर्क होता है। एंड पॉइंट होना चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप में होने का, बिकॉज पार्टनरशिप कैन बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर। तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा ग्रो हो सकती है और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है इफ यू आर विद समवन हु इज हेल्दी फॉर यू एंड इफ यू आर हेल्दी फॉर देम। दैट्स माय मैसेज। यस हिमाद्री, मेरे लिए सिंपल है, सांस लेना सीख लो। नो चेकलिस्ट। नहीं, as in you're not breathing, you're not in tune with yourself. आप किसी भी चीज के लिए इस टाइम पे आप बस, मैं अभी भी सांस ले रही हूँ, मैं फील नहीं कर रही, मुझे नहीं पता मेरा हार्ट चल रहा है या नहीं। मैं इतना रोबोटिक बन जाती हूँ कभी कभी, मुझे भी नहीं पता होता। अपनी ह्यूमन एसेंस को वापस लाने के लिए सांस लेना सीख लो। सेकंड, वोकैबुलरी पे काम कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी नॉट अबाउट द अदर पर्सन, अपने लिए भी। मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं कैसे बोलूँ, और एक लव लैंग्वेज सीख लो। जितनी क्लियर अपने लव लैंग्वेज के बारे में होगे उतना बेटर मांग पाओगे और उतना बेटर मिलेगा। क्योंकि जैसे अगर मेरी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, ये 5 लव लैंग्वेजेस होती है, एवरीबॉडी गूगल पे जाके आराम से देख सकते हैं, वो लिस्ट अपने पास रख सकते हैं।
मेरी अगर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, मुझे अच्छा लगता है पॉजिटिव चीज़ें जब मुझे सुनने को आती है, यू नो, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आई लव दैट। मुझे ये पता है, मैं मांग लेती हूँ कि आज बुरा दिन है, मुझे कुछ अच्छा सुनना है तो सुनाओ, मुझे आज बुरा लग रहा है, मुझे हक चाहिए, दो। तो ये अपनी सारी रिलेशनशिप्स में अगर हम डाल दें, आई फील लाइक वो थोड़ी और लिवेबल हो जाएगी और वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो 3 चीजें, सांस लो, अच्छे से लो, वोकैबुलरी पे काम करो और लव लैंग्वेज सीख लो, बस काम खत्म। सो ग्रेट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की कन्वर्सेशन बिल्ड हुई है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी रहे आज के कन्वर्सेशन में। आई होप मेरे ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच हिमाद्री, थैंक यू सो मच खुशबू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट विद मी। Thank you so Thank much for having us, you. ma'am. It was wonderful. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।